हेलो एवरीवन, होप यू आर ऑल डूइंग वेल। सो दोस्तों, आपको ना इस ज्योग्राफी सीरीज के ना बेनिफिट्स पता होने चाहिए। और क्या बेनिफिट्स है? तो आप सब कुछ रिवाइज कर पाओगे, रिकॉल कर पाओगे। एग्जाम ओरिएंटेड है। दैट मीन्स कि अभी हम जो मेन फोकस कर रहे हैं वो आपके प्री एग्जाम 2026 के लिए कर रहे हैं। एंड दोस्तों, अगर आपने प्री एग्जाम की सही से तैयारी करी ना तो आपके मेंस की प्रिपरेशन बहुत अच्छी होने वाली है। और इसके अंदर देखो दोस्तों, मेंस के भी टॉपिक्स होते हैं जो कि आपकी इंटीग्रेटेड प्रिपरेशन कहलाती है ना। कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज है। दैट मीन्स कि हम फिजिकल ज्योग्राफी तो कवर करेंगे करेंगे साथ में, और इसके साथ साथ आपकी इंडियन ज्योग्राफी मैं ही कंप्लीट करवाऊंगा। और इसके साथ साथ दोस्तों, हम मैपिंग सीरीज भी करेंगे, वर्ल्ड मैपिंग और इंडियन मैपिंग। ठीक है, तो सब कुछ कवर करने वाले हैं जो भी आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, रिलेवेंट है, सब हम डिस्कस कर रहे हैं, सब कवर करेंगे। और देखो दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट थिंग क्या है कि मैं आपको लास्ट 30 ईयर्स की पीवाईक्यूज करवा रहा हूँ सब्जेक्ट वाइज एंड दोस्तों टॉपिक वाइज। और इसके अंदर हम सीएपीएफ और सीडीएस के भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। और इम्पोर्टेंट थिंग क्या है कि इसके अंदर मैं आपको सिर्फ सॉल्यूशन ही नहीं प्रोवाइड कर रहा, मैं आपको लॉजिकल माइंडसेट भी डेवलप करवा रहा हूँ। और देखो दोस्तों, लॉजिकल माइंडसेट के साथ साथ मैं एक्टिव रिकॉल मेथड से ना सारे पीवाईक्यू सॉल्व करवा रहा हूँ। अब ये एक्टिव रिकॉल मेथड क्या होता है? तो एक्टिवली रिकॉल करना, जो भी आपने पढ़ा है उसको एक्टिव रिकॉल करना। ठीक है, तो बहुत मेहनत लगती है इसके अंदर, और इसी मेथड से मैं आपको सारे पीवाईक्यू सॉल्व करवा रहा हूँ। तो देख लो दोस्तों, आपकी प्री एग्जाम की तैयारी ना कितनी खतरनाक तरीके से, मतलब कितनी खतरनाक नहीं बोलूंगा मैं, कितनी बेहतरीन तरीके से तैयारी होगी अगर आपने ये सीरीज कंप्लीट करी मेरे साथ तो। ठीक है, और अब देखो दोस्तों, ये सीरीज आपके सिर्फ यूपीएससी एग्जाम के लिए ही बेनिफिशियल नहीं है, आपका स्टेट पीएससी एग्जाम और अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। और देखो दोस्तों, मेरे ना इस ज्योग्राफी सीरीज के अंदर जो भी मेरी मेन प्रायोरिटी है वो है कि आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी कराना हर टॉपिक की। जो भी पीवाईक्यू के अंदर क्वेश्चन आए ना, उसके हर कीवर्ड के ऊपर आपके पास कंसेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए। आपको सारे टॉपिक्स के जो बारे में ना नॉलेज होनी चाहिए, तभी आप प्री एग्जाम में ना क्वेश्चन को सोल्व कर पाओगे, क्योंकि ज्योग्राफी सारा जो है कंसेप्चुअल बेस्ड होता है। ठीक है, और देखो दोस्तों, इसके अंदर हम सब कवर करेंगे, टॉपिक वाइज हम सब कवर करेंगे, हम कुछ नहीं छोड़ने वाले। अगर आप ज्योग्राफी की, ठीक है, अगर आप ज्योग्राफी का मेरे से पूछो कि भैया क्या वेटेज है, तो ज्योग्राफी का दोस्तों 11 क्वेश्चन का वेटेज है। दैट मीन्स कि 22 मार्क्स लेके 25 मार्क्स तक आपका ना सिर्फ ज्योग्राफी ही कवर करता है प्री एग्जाम में। तो भाई, ज्योग्राफी की इंपॉर्टेंस आपको यहाँ वेटेज में भी देखने को मिल जाएगी अच्छी खासी। पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी। और देखो दोस्तों, मैं आपको ना शॉर्ट नोट्स भी प्रोवाइड कर रहा हूँ ज्योग्राफी के। अगर आप देखो तो मैंने लास्ट 2 वीडियोस के अंदर ज्योग्राफी के ये सब मैंने आपको पढ़ा दिया है, जो मैं आपको भी दिखा रहा हूँ ये सब हम पढ़ चुके हैं। मतलब मैंने आपको इसके अंदर सारे कंसेप्चुअल क्लैरिटी करा दी है। ठीक है, और देखो दोस्तों, एक बात और, ये सीरीज ना बहुत ज़्यादा कंसाइज्ड है, मतलब पीवाईक्यू बेस्ड है, कंसेप्ट बूस्टर है, और जो भी एग्जाम के लिए रिलेवेंट है ना, हम इसके अंदर सिर्फ वही पढ़ने वाले हैं, और इसके अलावा कुछ फालतू की चीज़ें हम नहीं पढ़ने वाले। ठीक है, कंसेप्चुअल क्लैरिटी करानी है, ये तो होनी ही चाहिए। ठीक है, तो दैट मीन्स कि सब कुछ जो भी एनसीईआरटी है आपकी 11th क्लास की, वो तो कवर होगी होगी इसके अंदर, और साथ साथ आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। और पीवाईक्यू बेस्ड प्रिपरेशन है। ठीक है, पीवाईक्यू उसके में जितने भी क्वेश्चन आए आपके लास्ट 30 ईयर्स में, उसके ऊपर ये मेरे नोट्स हैं, और सिर्फ आपको मैं यही पढ़ाने वाला हूँ, क्योंकि एग्जाम के अंदर क्वेश्चन रिपीट होते हैं, ये मैं आपको पीवाईक्यू सीरीज के अंदर दिखा चुका हूँ। और देखो दोस्तों, 2025 का पेपर देख लेना आप, 2024 का पेपर देख लेना। अगर आपने ये मेरी सीरीज कर ली ना, तो आप लास्ट 30 ईयर्स के क्वेश्चन आराम से इजीली सॉल्व कर लोगे। ठीक है, तो अब हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं ना, ज़्यादा समय नहीं गवाते। आपको ये समझाने में मुझे समय लग जाता है कि भाई देख लो, इस सीरीज को कंप्लीट नहीं कर रहे तो आपको नुकसान हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि बाकी बच्चे कर रहे हैं। एक बात और, लास्ट वीडियो के अंदर मैंने ना आपसे क्वेश्चन पूछा था। ठीक है, किसी ने मतलब ध्यान नहीं दिया होगा शायद, है ना, तो आपने रिप्लाई नहीं दिया। मैंने पूछा था कि भैया ये बताओ कि भैया अगर नॉर्थ साइड, ठीक है, नॉर्थ पोल में और साउथ पोल में ऑरोरास बनेंगे तो उसका नाम क्या है? ठीक है, तो उनके नाम क्या थे कि अगर नॉर्थ की तरफ बनेगा ऑरोरा, ठीक है, तो उसको बोरेलिस बोलेंगे, और साउथ सदर्न की तरफ बनेगा तो उसको बोलेंगे क्या? ऑस्ट्रेलिस। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, प्री में क्वेश्चन आता है। ठीक है, पीएससी एग्जाम में खास कर आते हैं। और ये भी मैंने आपको बताया था कि सोलर फ्लेयर या सोलर विंड से, ठीक है, हमें कौन बचाता है? तो हमारा जो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है ये ज़्यादा आता है, ये इसको क्या करता है? इसे क्या कहता है? डिफ्लेक्ट कर देता है। ठीक है, डिफ्लेक्ट करके इसको हमसे दूर कर देता है, मतलब अर्थ से दूर कर देता है। मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड कैसे जनरेट होती है ये मैं आपको लास्ट लेक्चर में पढ़ा चुका हूँ। और ऑरोरा कैसे बनते हैं ये भी मैं पढ़ा चुका हूँ आपको। ठीक है, अब हम आते हैं वोल्केनिक लैंड फॉर्म्स के ऊपर। ठीक है जी,
दोस्तों देखो, मैं ज़्यादा ना बेसिक्स में नहीं जाने वाला अभी। रीज़न यही है कि ये फाउंडेशन कोर्स नहीं है, ये आपका रिवीजन सीरीज़ है। यहाँ सब कुछ आपको रिवीजन करने को मिलेगा, कंसेप्चुअल क्लैरिटी करने को मिल जाएगी, ठीक है? फर्स्ट थिंग ये ध्यान रखना है आपको। सेकंड, जो भी हम पढ़ने वाले हैं वो रिलेवेंट पढ़ने वाले हैं, जो भी एग्जाम के लिए रिलेवेंट है सिर्फ वो पढ़ने वाले हैं, फालतू की चीज़ें हम नहीं पढ़ेंगे, ठीक है? तो अभी हम बात कर रहे हैं वोल्केनिक लैंडफॉर्म्स की। अगर आप पीवाईक्यू देखोगे तो क्वेश्चन आ रखा है इसके ऊपर भी, इसलिए मैंने ये टॉपिक चूज किया है, ठीक है? तो सारे टॉपिक आपको जो देखने को मिलेंगे सीरीज के अंदर, इन सब के ऊपर पीवाईक्यू आ रखा होगा, ठीक है जी? तो ये ध्यान रखना, ये सारे जो टॉपिक्स हैं सब इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। तो वोल्केनिक लैंडफॉर्म्स के अंदर आपको इंट्रूसिव लैंडफॉर्म्स देखने को मिलेंगे और एक्सट्रूसिव भी देखने को मिलेंगे। अभी इंट्रूसिव क्या होते हैं? जो इंटरनली बनते हैं, और एक्सट्रूसिव जो एक्सटर्नल बनते हैं, लैंड सरफेस के ऊपर बनते हैं, ठीक है? तो आपको देखने को मिलेगा कि कौन से ऐप के वोल्केनोस बनेंगे, ठीक है? प्लेट्यू बनेगा, ठीक है? प्लेन्स बनेंगे। प्लेन कैसे बनता है भैया? बसाल्टिक लावा से ही बनता है, जो आपका किससे, वोल्केनो से निकलते हैं, है ना? हॉट स्प्रिंग देखने को मिलेगा, गीजर देखने को मिलेगा, फूमा रोल्स देखने को मिलेंगे, क्रेटर देखने को मिलेगा, कैल्डेरा देखने को मिलेगा। अब ये सारे हम पढ़ेंगे, ठीक है? ये तो एग्जाम्पल है एक्सक्लूसिव के। और एक बात और दोस्तों, देखो, पीएससी के एग्जाम में, मतलब पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि बेसोलिट बताओ क्या होता है, लेकुलित क्या होता है, मैच द फॉलोइंग में आ जाएगा, ठीक है? तो ये भी ध्यान आपको रखना पड़ेगा, और इसके लिए ना मैंने यहाँ पर आपको प्रोवाइड कर दिया है शॉर्ट नोट्स कि बेसोलिट्स क्या होते हैं, लेकुलिट्स क्या होते हैं, लोपुलिट्स क्या होते हैं, फैकुलिट्स क्या होते हैं, सील्स क्या होते हैं, डाइक्स क्या होते हैं, ठीक है? तो प्री एग्जाम में ना आपको यूपीएससी के अंदर पूछा भी है डाइक्स क्या होते हैं, तो ये ध्यान रखना। वो लैग स्ट्रक्चर होता है, ये परपेंडिकुलर टू द परपेंडिकुलर टू द ग्राउंड होता है, ठीक है? तो ये परपेंडिकुलर टू द ग्राउंड होता है क्या? डाइक, ये देखो परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री का एंगल बनाता है, ठीक है जी? तो ऐसे करके आपको ये पढ़ना पड़ेगा कीवर्ड वाइज, ठीक है? इसके अंदर सब कुछ आपको याद नहीं करना, जो इसके जो हाईलाइटेड हैं कीवर्ड्स, आपको ये ध्यान रखना है। और इसका एक बार डायग्राम आप देख लोगे ना तो आपको याद हो जाएगा कि लेकुलिथ कैसा है, तो डोम शेप्ड लाइक है, ठीक है? तो ऐसे करके आपको याद रखना है इसको। अब देखो, हम आ रहे हैं वोल्केनोज के ऊपर। तो वोल्केनोज जो आपको एक्सट्रूसिव वाले देखने को मिलेंगे, वो अधिकतर कॉन्सेप्ट के होते हैं, कॉन्सेप्ट के, ठीक है? अब इसके अंदर सिंडर कोन भी होता है, स्ट्रेटो कंपोजिट, शेडो होते हैं, कंपोजिट कोन होते हैं। अब इसके अंदर आपको पैरासाइटिक भी देखने को मिलेगा, सील्ड भी देखने को मिलेगा। सील्ड का एक एग्जाम्पल आपको देखने को मिलेगा, जो हवाईयन जो आपके वोल्केनोज हैं उसके अंदर सील्ड, ऐसे इस तरीके के सील्ड टाइप के, ठीक है, सील्ड स्ट्रक्चर टाइप के आपको वोल्केनोज देखने को मिलेंगे। स्ट्रेटो के कंपोजिट कौन से होते हैं? जो बहुत ज़्यादा हायर होते हैं, ठीक है, कंपोजिट होते हैं, ठीक है, लेयर बाय लेयर बनती है ये, ठीक है? अभी लेयर बाय लेयर बनती है, और इसके साथ साथ दोस्तों, इसके साइड में अगर कोई कोन बन जाए, ठीक है, एक एक्स्ट्रा कोन बन जाए साइड में, तो ये पैरासाइटिक कोन होते हैं, ठीक है, इसी के अंदर। तो इसका एग्जाम्पल आपको देखने को मिलेगा माउंट शास्ता। ये बनते कैसे हैं दोस्त? तो भैया थिकर आपको नीचे मैग्मा देखने को मिलेगा, तो ये मैग्मा जो है ऊपर लावा बन के आता है, और जिसकी वजह से ये लैंडफॉर्म बनता है, ठीक है, वोल्केनोस वाला, ठीक है? तो बहुत बेसिक है, समझ में आ भी रहा होगा आपको। अभी हम और पढ़ने वाले हैं इसको, जैसे कि सिंडर कोन कैसे बनता है, या फिर कैसे कहेंगे, तो सिंडर कोन इज अ स्टीप सर्कुलर, ठीक है, स्टीप होगा और सर्कुलर होगा, ओवल शेप्ड होगा, ओवल शेप्ड है, ठीक है, हील ऑफ लूज पायरोक्लास्टिक फ्रेगमेंट्स होंगे, ठीक है? अभी ध्यान रखना दोस्तों, 2024 के प्री एग्जाम में आ रखा है कि पायरोक्लास्टिक मटेरियल्स किससे निकलते हैं, ठीक है, वोल्केनो से निकलते हैं, निकलते हैं, हाँ जी निकलते हैं, है ना? तो पायरोक्लास्टिक फ्रेगमेंट्स क्या होते हैं, ठीक है, ट्रिंकर्स होते हैं, वोल्केनिक गैस होता है इसके अंदर, एक्सेट्रा, ठीक है? तो ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों, ठीक है? बाउल शेप्ड क्रेटर बनते हैं, ठीक है जी? कोनिकल वेंट कैसा होता है? तो कोनिकल वेंट एकदम कोन की तरह होगा, ठीक है? इसे फिशर वेंट के अंदर भी आ सकता है ये। और दोस्तों ये ज़्यादा बहुत ज़्यादा वॉलेंटरी, मतलब इससे मैग्मा जो बाहर निकलता है बहुत ज़्यादा वॉलेंट निकलता है, ठीक है? और इसके अंदर एंडीसाइटिक, समझ लो लावा निकलता है, एंडीसाइटिक मैटर निकलता है। एंडीसाइटिक क्या होता है? मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर के अंदर पढ़ाया था कि एंडीसाइटिक के अंदर आपका बेसाल्टिक और एसिडिक दोनों मिलता है, तो एंडीसाइटिक बनता है, ठीक है जी? तो ऐसे वोल्केनोज होते हैं, वो कंपोजिट या स्ट्रेटो वोल्केनो कहलाते हैं। फिशर वेंट क्या होता है? फिशर वेंट का देखो एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर दिखा रखा है, फिशर वेंट, ठीक है? तो ये एक नेरो लीनियर वोल्केनिक वेंट होगा थ्रू विच लावा इरप्ट करेगा, यूजली विदाउट एनी एक्सप्लोजिव एक्टिविटी, है ना? फिशर वेंट आर कॉमन इन बेसाल्टिक वोल्केनिज्म, सिल टाइप के वोल्केनोज होते हैं ये। अब एक बात और दोस्तों, क्रेटर क्या होता है?
तो क्रेटर लेक भी बनता है। देखो दोस्तों, ये क्रेटर ना जब ये खाली खाली हो जाएगा ना, ऐसे मतलब इरप्ट होना बंद हो जाएगा, ठीक है, तो माउंट फूजी के अंदर, जापान के अंदर ये आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर अगर बारिश होगी ना, तो यहाँ पे क्रेटर लेक बन जाता है। अब ये कैसे बनता है, तो यहाँ पर देखो कैल्डेरा फॉर्मेशन दिखा रखा है कि भैया देखो पहले वॉल्केनिक इरप्शन हो रही थी, तो ये मैग्मा चेम्बर्स के अंदर वोल्केनोस थे। फिर ये मैग्मा चेम्बर्स से ना ये एम्प्टी हो गए, ठीक है, मैग्मा चेम्बर से मैग्मा एम्प्टी हो गया, ठीक है नहीं। फिर क्या हुआ, मैग्मा चेम्बर से जब एम्प्टी हो गया तो जो वोल्केनिक मटेरियल था ना, जो चेम्बर कोलैप्स हो जाता है, तो ये बंद हो जाता है, मतलब यहाँ से मैग्मा चेम्बर जाना बंद हो जाता है, ठीक है, मैग्मा जाना बंद हो गया। तो ये अभी क्या बन गया, एक तरह का कैल्डेरा बन गया ऊपर, ठीक है जी, मतलब एक तरह का कैल्डेरा का मतलब एक बाउल शेप जैसा बन गया, है ना। जब बारिश होगी, रेनफॉल होगा, तो यहाँ पर एक लेक बन जाएगा, जिसको बोलते हैं कैल्डेरा लेक। और कुछ नहीं है, इतना बहुत ईजी है, इसमें डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। प्री एग्जाम के लिए इतना ही पढ़ते हैं, मेंस के लिए क्या पढ़ेंगे अभी बताऊंगा, अभी आके मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है, बताऊंगा अभी। अब आते हैं हम कि भैया फूमर रोज भी पढ़ा था हमने एक्सट्यूजम में, फूमर रोज होते हैं, हॉट स्प्रिंग भी देखने को मिलता है, गीजर भी देखने को मिलेगा। हॉट स्प्रिंग आपको इंडिया के अंदर बहुत सारे देखने को मिलेंगे, उनके एग्जाम्पल्स भी आपको याद रखने हैं दोस्तों, मैं मैपिंग में पढ़ाऊंगा आपको, ठीक है। अब ये बनते कैसे हैं, आपको पता होगा कि भैया जब रेनफॉल होती है ना, तो पानी जो है हमारा, वाटर जो है डिसेंड कर जाता है नीचे ज़मीन के अंदर, और ग्राउंड वाटर बन जाता है, ठीक है, ग्राउंड के अंदर वाटर बन जाता है, मतलब इकट्ठा हो जाता है एक जगह, इतना तो पता ही होगा। तो कुछ भी जो मेंटल प्लूम होते हैं ना, मेंटल प्लूम या फिर हॉट रॉक समझ लो, ठीक है, जिससे मैग्मा से वो जुड़े रहते हैं ऐसे करके लोग, तो वो क्या करता है, वाटर को गर्म करता है, कोट करने का काम करता है, तो टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा, तो टेम्परेचर प्रेशर से क्या होगा, ये ऊपर की ओर आने के लिए, इरप्ट होने के लिए आएंगे ऊपर, ठीक है, वो प्रेशर स्टार्ट हो जाएगी। तो जहाँ अगर दोस्तों जहाँ पर थोड़ा सा पानी था, मतलब समझ लो स्मॉल अमाउंट में पानी था, और ये हॉट रॉक के कॉन्टेक्ट में आ गया, तो ये क्या करेगा, स्टीम निकलेगी यहाँ से बाहर, जब स्टीम बाहर निकलेगी तो उसको कहेंगे फूमा रोल्स, ठीक है, वाटर की स्टीम बाहर निकलेगी तो उसको कहेंगे फूमा रोल्स। और हॉट स्प्रिंग कैसे कहेंगे, जहाँ पर हॉट वाटर बाहर निकलेगा, ठीक है, बहुत सारा पानी था, इवोपरेट हो गया आया, उसके पास लोकेशन भी बहुत अच्छी थी, पानी को स्पेस भी अच्छा था, तो जब हॉट वाटर निकलेगा, ठीक है, तो उसको हॉट स्प्रिंग कहेंगे। गीजर कैसे कहेंगे, गीजर कहेंगे जब स्टीम और हॉट वाटर दोनों निकले, तो उसको गीजर कहेंगे, ठीक है। तो बेसिक डिफरेंस इसको ध्यान रखना दोस्तों, प्री एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि गीजर हॉट स्प्रिंग और इसके बीच में डिफरेंस बता दो, फिर या फिर पूछ लिया जाएगा कि हॉट स्प्रिंग के एग्जाम्पल दे दो मुझे जी, इंडिया के दिखा दो, है ना, मैच द फॉलोइंग में आ जाए, है ना। तो मैं आपको देखो यहाँ पर गीजर भी दिखा रहा हूँ, हॉट स्प्रिंग दिखा रहा हूँ, देखो हॉट स्प्रिंग में यहाँ पर आपको वाटर देखने को मिलेगा, ठीक है, गीजर में ऐसा नहीं देखने को मिलेगा, गीजर में आपको वाटर और स्टीम दोनों देखने को मिलेगा, ये देखो स्टीम बनी हुई है ना, और ये ग्राउंड वाटर जो है पोरस रॉक के पास जब ये पानी चला जाता है, तो ये हीट से मैग्मा चैम्बर से क्या होगा, सुपर हीटेड वाटर निकलता है, ठीक है, यहाँ पर स्टीम भी निकलेगी बाहर, ठीक है जी, समझ में आ गया। अब एक बात और दोस्तों, जो कि क्लाइमेटोलॉजी में आप पढ़ोगे अभी आगे जाके, बट मैं इसको अभी यहीं बता देता हूँ कि भाई वोल्केनिज्म के इफेक्ट्स भी यूपीएससी में पूछ लिए जाते हैं। जैसे कि जब वोल्केनिक इरप्ट होगा, अब देखो एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट कैसे है, अभी आपको पता होगा इथियोपिया के अंदर भैया एक जो वोल्केनो होता है वो इरप्ट हुआ है, ठीक है, उस वोल्केनो का आपको नाम भी याद रखना है, ठीक है, आप सर्च करो नेट पर और उसका नाम भी मेंशन कर लो यहीं पे, ठीक है, इथियोपिया में हुआ है, तो उसके अंदर भाई बहुत ज़्यादा एस बाहर निकली, बहुत ज़्यादा एस इरप्ट हुई, तो ये क्या बनाता है, एरोसोल्स बनाता है एयर के अंदर आकर, तो ये किससे प्रोड्यूस होता है, तो वोल्केनिक इरप्शन से होता है, और जो एक्सीलेट कर देगा ओजोन के डिस्ट्रक्शंस को। ये जो पार्टिकल्स होते हैं themselves do not directly destroy the ozone but they provide a surface upon which chemical reaction can take place, ठीक है। तो इससे दोस्तों एसिड रेन भी होती है ना, न्यूक्लिएशन भी होता है ना, ये भी ध्यान रखना। और एक बात और, ओजोन लेयर का डिस्ट्रक्शन तो हो गई, तो हमारे हमारे जो है जो सूरज से वो निकलते हैं हार्मफुल रेज, वो हमारे तक पहुंच जाने लगेंगे। और एक बात और कि जब एरोसोल जब एयर के अंदर जाएंगे, तो क्या होगा, ट्रोपोस्फीयर के अंदर एल्बिडो इफेक्ट देखने को मिलेगा, ठीक है, इन पार्टिकल्स से, तो जो इनकी सन की जो किरणें हैं वो इनसे टकरा के वापस चले जाएंगी, ठीक है। और क्या होगा भाई, ये ट्रैप भी करेंगे, क्या हीट को भी ट्रैप करेंगे, तो किससे क्या होगा, ग्लोबल वार्मिंग भी होगी, ठीक है। तो ये बेसिक बेसिक डिफरेंस तो आपको पता ही होना चाहिए दोस्तों, इतना मैं मान के चल रहा हूँ कि या तो आपको पता ही होगा, बस मैंने आपको बस रिकॉल करवाया ये, है ना। अब ये क्लाइमेटोलॉजी के अंदर हम डेप्थ में जाएंगे, पढ़ेंगे भी इसके आगे, है ना। अभी हम जियोमॉर्फोलॉजी पढ़ रहे हैं फिजिकल ज्योग्राफी के अंदर। अब आते हैं हम दोस्तों रॉक्स के ऊपर कि भाई रॉक्स फॉर्मेशन कैसे होती है, और रॉक्स के जो मेन मेन टाइप्स है वो पढ़ेंगे,
ठीक है। और इसके साइकिल को भी पढ़ेंगे कि कैसे इग्नियस सेडिमेंट्री बनता है, सेडिमेंट्री मेटाफोरिक बनता है, मेटाफोरिक मैग्मा से मिलकर, ठीक है, लावा बनकर सॉलिडिफिकेशन करके इग्नियस बनता है। ये सब अभी हम पढ़ेंगे। और फिर इसके इग्नियस के कहाँ कहाँ मिलते हैं, ठीक है, क्या इंपॉर्टेंस एंड कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, ये सब पढ़ेंगे। सेडिमेंट्री की पढ़ेंगे, मेटाफोरिज्म की भी पढ़ेंगे। मेटाफोरिज्म किसे कहते हैं, कैसे बनता है मेटाफोरिज्म, कैसे होता है, ये सब अभी पढ़ेंगे, है ना। और फिर इसके एजेंट्स भी पढ़ेंगे, है ना। इसके एजेंट्स भी पढ़ेंगे कि वाटर से कैसे मेटाफोरिज्म होगा रोक का। फिर जियोमॉर्फिक मूवमेंट्स भी पढ़ेंगे, इसके अंदर हम जैसे मूवमेंट ऑफ अर्थ के अंदर एंडोजेनेटिक, एक्सोजेनेटिक, ये सब पढ़ने वाले हैं। इसके एग्जाम्पल्स पढ़ने वाले हैं, इसको समझेंगे कि फोल्ड माउंटेन कैसे बनते हैं, ठीक है। और फोल्ड माउंटेन के फिर और भी एग्जांपल जैसे रिवर्स फोल्ट, कंप्रेशनल फोल्ट, फिर ये सारे जितने फोल्ट है ये सब हम डिस्कस करेंगे अभी। फिर फोल्ड माउंटेन्स और ब्लॉक माउंटेन्स के बीच में डिफरेंस पढ़ेंगे, क्योंकि दोस्तों आपके प्री एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इवन मेंस एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। फिर वेदरिंग पढ़ेंगे, ठीक है। वेदरिंग के बाद मैकेनिकल डिसइंटीग्रेशन, केमिकल वेदरिंग, मास मूवमेंट, ये सब पढ़ने वाले हैं। लैंड स्लाइडिंग पढ़ेंगे, लैंड स्लाइड्स के ऊपर मेंस में भी क्वेश्चन आ रखा है आपका, ठीक है जी, मेंस में भी क्वेश्चन आ रखा है। और लैंड स्लाइड्स के अंदर आपको मेनली मेंस में क्वेश्चन आया था कि हिमालय और वेस्टर्न घाट के बीच में क्या डिफरेंस है। अगर लैंड स्लाइड हिमालय में क्यों ज़्यादा होते हैं, वेस्टर्न घाट में क्यों कम होते हैं, रीज़न क्या है, तो ये सब हम अभी पढ़ने वाले हैं दोस्तों, है ना। चलो अब स्टार्ट करते हैं। हमने कहा था रॉक्स को पहले समझते हैं कि भैया ये इग्नियस रॉक क्या होता है, ठीक है, और ये मेटाफोरिक रॉक क्या होता है, और ये सेडिमेंट्री कैसे बनते हैं। तो देखो यहाँ पर आपको ना इस डायग्राम के अंदर, विजुअल डायग्राम के अंदर और अच्छे से समझ में आएगा। जैसे कि ये मैग्मा है, ठीक है, अगर ये क्रिस्टलाइजेशन हो रहा है इसके अंदर मैग्मा का, क्रिस्टलाइजेशन मतलब बहुत स्लो प्रोसेस से ये सोलिडिफाइड होता है, तो ये बनेगा इग्नियस रॉक, ठीक है। अब ये इग्नियस रॉक जो है सरफेस के ऊपर जाएगा, सरफेस से क्या होगा, जब वेदरिंग होगी, इरोजन होगा, तो ये ट्रांसपोर्ट करेगा नीचे, डिपोजिशन होगी तो सेडिमेंटेशन होगा, सेडिमेंटेशन होगा, कॉम्पैक्शन सीमेंटेशन होगा, तो सेडिमेंट्री रॉक बन जाएगा। अभी सेडिमेंट्री रॉक नीचे की तरफ जाएगा तो बुइयल और हाई टेम्परेचर प्रेशर की वजह से ये मेटामॉर्फिक रॉक बनेगा। फिर मेटामॉर्फिक से इग्नियस भी बन सकता है, और मेटामॉर्फिक से फिर मेल्ट होकर ये इग्नियस भी बन सकता है, ठीक है। और ये साइकिल ऐसे करके चलती जाएगी, ठीक है जी। ये मैंने आपको यहाँ पे लिख के भी दिखा सकता है। और एक बात हो, इग्नियस को पेरेंट रॉक कहते हैं, ये भी ध्यान रखना दोस्तों, ठीक है। तो इग्नियस सेडिमेंट्री बनेगा, ठीक है, सेडिमेंट होकर सेडिमेंट्री मेटाफोरिक बन सकता है, और इग्नियस भी मेटाफोरिक बन सकता है। और ये अभी एग्जांपल बताऊंगा कैसे बनेगा। और ये मैग्मा से, ठीक है, मैग्मा से ये लिक्विफाइड होकर, ठीक है, लावा बनकर सरफेस के ऊपर जब आएंगे तो सोलिडिफिकेशन होकर फिर ये इग्नियस बन सकता है, ठीक है जी। साइकिल समझ में आ गई। अब आगे बढ़ते हैं, इग्नियस रॉक समझते हैं। सो दोस्तों इग्नियस में भी ना आपको एसिडिक देखने को मिलेगा रॉक, और बेसिक भी देखने को मिलेगा। एसिडिक कब बोलोगे, जब सिलिकेट की मात्रा या फिर वॉल्यूम बोलोगे कि उसके अंदर ज़्यादा होगी तो वो एसिडिक होगा। बेसिक कब बोलोगे, जब उसके अंदर मैग्नीशियम या फेरस, फेरस क्या होता है, आयरन, इसकी इसकी वैल्यू ज़्यादा होगी, ठीक है, इसकी वॉल्यूम ज़्यादा होगी तो वो बेसाल्ट बेसाल्ट कहलाएगा, बेसाल्टिक कहलाएगा, ठीक है। अब सिलिकेट ज़्यादा होगा तो लाइट लाइट भी होगा, और ऐसे में होते हैं। एग्जाम्पल में आपको ग्रेनाइट देखने को मिलेगा, और बेसिक में आपको बसाल्ट रॉक देखने को मिलेंगे एग्जाम्पल में, ठीक है जी। अब इग्नियस के अंदर भी आपको ना इग्नियस रॉक एक्सट्रूसिव में देखने को मिलेंगे, और इंट्रूसिव में भी देखने को मिलेंगे। जो इंट्रूसिव में बनते हैं, इंट्रूसिव मतलब अंडर द अर्थ, ठीक है, इंटरनल। तो इंट्रूसिव के अंदर आपको प्लूटोनिक रॉक देखने को मिलेगा, जो इंटीरियर में बनता है, और हाइपरबेसल जो नियर द सरफेस बनता है। मतलब ये सरफेस है अर्थ का, ठीक है, जहाँ आप खड़े हो उसके जस्ट नीचे अगर देखोगे, ठीक है, तो हाइपरबेसल बनेगा, उसको हम गैब्रो भी बोलते हैं, ठीक है। गैब्रो इसका एग्जाम्पल हो सकता है। और अंडर द अर्थ कर दोगे और नीचे जाओगे डेप्थ में तो प्लूटोनिक रॉक मिलेंगे, ठीक है। प्लूटोनिक जो होते हैं आपके इग्नियस रॉक ही होते हैं। और प्लूटोनिक जो है ना, जो रॉक बनते हैं, इनका जो रेटिंग जो ये सोडिफिकेशन होता है ना रॉक का, या फिर बोल सकते हो कि इनके अंदर ग्रेन्स की मात्रा आपको ज़्यादा मिलेगी। रीज़न क्या है, क्योंकि रेट ऑफ कूलिंग जो है ना इसका बहुत स्लो है, और जितना ज़्यादा रेट ऑफ कूलिंग होगा, ठीक है, जितना मतलब स्लो रेट ऑफ कूलिंग होगा उतने इसके अंदर ग्रेन्स होंगे, और ये ग्रेनाइट कहलाएंगे, ठीक है, ग्रेनाइट रॉक कहलाएंगे। तो रेट ऑफ कूलिंग डिपेंड करता है, ठीक है। मतलब अगर उसके रॉक के अंदर क्रिस्टल देखने आपको कि क्रिस्टल साइज ऑफ क्रिस्टल कितना ज़्यादा होगा रॉक के अंदर, तो ये यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल है रेट ऑफ कूलिंग के। मतलब जितना ज़्यादा रेट ऑफ कूलिंग स्लो होगा उतने ज़्यादा आपको क्रिस्टल्स देखने को मिलेंगे। जितना ज़्यादा ये फास्ट होगा रेट ऑफ कूलिंग, उतने कम आपको क्रिस्टल्स देखने को
मिलेंगे रॉक के अंदर, ठीक है। तो कूलिंग फास्टर होगा तो फाइन एंड नो, नो का मतलब आपको नो क्या क्रिस्टल देखने को मिलेगा, मतलब कोई क्रिस्टल देखने को मिलेगा नहीं, ग्रेन देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन फाइन रॉक्स होंगे वो। कूलिंग अगर स्लोअर होगा तो ग्रेन्स आपको ज़्यादा देखने को मिलेंगे, ग्रेन आपको ज़्यादा देखने को मिलेंगे, ठीक है दोस्तों। अब आपको एक और काम करना है दोस्त, वो ये है कि कैरेक्टरिस्टिक्स आपको इसके पढ़ने हैं, क्योंकि ये फैक्चुअल है। जो चीज़ आपको समझानी थी मेरे को, मैंने आपको समझा दी इसके अंदर। अब कैरेक्टरिस्टिक आपको पढ़ने पड़ेंगे दोस्त, ठीक है। ये शॉर्ट नोट्स के अंदर मैंने आपको प्रोवाइड कर रखा है, मैं दिखा भी देता हूँ। ये देखो, ये रहा, ये देखो, रॉक्स के ऊपर जाओ आप, ऊपर 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 ऊपर, ठीक है, ठीक है जी। मैग्नेटिज्म मैंने आपको बढ़ा दिया। सेडिमेंट्री रॉक्स, अब यहाँ पर इग्नियस रॉक और इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स कि इसकी हार्डनेस, वाटर परमिबिलिटी कितनी होती है, ग्रेन स्ट्रक्चर कैसा होगा, लेयरिंग, वेदरिंग, फॉसिल्स, जॉइंट्स कितने मिलेंगे नहीं मिलेंगे, एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और क्लासिफिकेशन ऑफ इग्नियस रॉक्स, निकाला सिलिकेट और मिनरल कंपोजिशन के ऊपर हम कर सकते हैं इसको। सेडिमेंट्री रॉक्स ये पढ़ाऊंगा आपको, फिर इसके भी आपको कैरेक्टरिस्टिक्स आपको यहीं से पढ़ने हैं दोस्त, ठीक है जी। अब आते हैं हम अपने सेडिमेंट्री रॉक्स के ऊपर। अब ये सेकंड टाइप का जो सेडिमेंट्री रॉक्स है, इसका नाम से पता चल रहा है कि सेडिमेंट है, ठीक है, सेडिमेंट होके बना है। सेडिमेंट्री मतलब सेडिमेंट होके बना है। सेडिमेंट मतलब कि इसके अंदर तीन चीजें होंगी, एग्रीगेशन, कॉम्पैक्शन और सीमेंटिंग, ठीक है। इसको लिथिफिकेशन कहते हैं, ठीक है जी। तो पेरेंट रॉक था, पेरेंट रॉक मतलब इग्नियस रॉक था, इसके अंदर इरोजन एक्टिविटीज स्टार्ट होगी। जब इरोजन होगी तो ये धीरे 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 स्लो प्रोसेस में ट्रांसफर हुए, ठीक है। मतलब ये धरती पे आए, मतलब लोग ये हाई हाइट पे थे, ठीक है, माउंटेन्स के अंदर, अभी नीचे सरफेस पे आए, प्लेन्स पे आए, और ये सेडिमेंट होना इनके अंदर स्टार्ट हो गया, सेडिमेंटेशन स्टार्ट हो गई, ठीक है। कॉम्पैक्शन हुआ, एग्रीगेशन हुआ, सीमेंटिंग हुई, तब जाके ये सेडिमेंट्री रॉक्स बने, ठीक है। इसको लिथिफिकेशन कहते हैं। सेडिमेंटेड जो सेडिमेंटेड रॉक्स है ना, ये मैकेनिकल तरीके से भी बन सकते हैं, मतलब मैकेनिकली प्लास्टिक कर सकते हो आप इसको, केमिकली बन सकते हैं, और ऑर्गेनिक थ्रू भी बन सकते हैं। ऑर्गेनिक में यूज होगा फ्लोरा एंड फाउना का। फ्लोरा आपको पता है कि भी ये ट्रीज भी जो हैं, ट्रीज के जो रूट्स होते हैं वो फैलते हैं नीचे धरती के अंदर, तो वो भी एक तरीके से सेडिमेंटेशन करने का काम करते हैं, या फिर इग्नियस रॉक को ब्रेक करके उसको सेडिमेंट करने का काम करते हैं। और फाउना तो आपको पता है कि भैया फाउना में तो हम एनिमल्स भी आते हैं, ह्यूमंस भी आते हैं, तो वो भी कर सकते हैं इस काम को। तो ऐसे में ऑर्गेनिक जो देखने को मिलेगा आपको सेडिमेंटेड रॉक्स, पीट देखने को मिलेगा, कोल, कोल आपको पता है ना, अंडर बनता है ना। और कैलकेरियस रॉक्स देखने को मिलेंगे। केमिकली कैसे बनता है, केमिकल में ध्यान रखना, ये केमिकल डिकम्पोजिशन होता है। डिकम्पोजिशन मतलब कंपोजिशन का डिकम्पोज कर दो, ब्रेक डाउन, जैसे NaCl, ठीक है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन मतलब इसमें सोडियम और क्लोराइड दोनों का मिक्सचर देखने को मिलेगा। लाइम स्टोन, ठीक है, लाइम और स्टोन मिलकर बनता है लाइम स्टोन, तो केमिकली भी सेडिमेंट्री बनते हैं। मैकेनिकल मैंने अभी आपको दिखाया था कि मैकेनिकल डिसइंटीग्रेशन से बनता है, ठीक है। वही मैंने आपको एग्जाम्पल यहाँ पर दिखाया ना, यही। सो इसके अंदर जो एग्जाम्पल देखने को मिलेंगे, कॉन्ग्लोमरेट्स, सैंडस्टोन, मडस्टोन, सेल, क्ले, टॉयज, है ना, ये सारे जो है मैकेनिकल डिसइंटीग्रेशन से बनते हैं, क्या, सेडिमेंट्री रॉक्स। अब आते हैं दोस्तों मेटाफोरिज्म रॉक्स के ऊपर। अब समझ लो ये कोई रॉक था, ठीक है। अभी मेटाफोरिज्म कैसे होगा इसके अंदर, तो ये फिजिकल प्लस केमिकल चेंज से भी हो सकता है, या फिर फिजिकल से हो सकता है सिर्फ, और केमिकल से हो सकता है, ये ध्यान रखना। और ध्यान रखना इसके अंदर कोई डिसइंटीग्रेशन नहीं होगा, विदाउट डिसइंटीग्रेशन है ये, ठीक है, मतलब ये ब्रेक डाउन नहीं होंगे, ठीक है जी। ये आपको हमेशा ध्यान रखना है मेटाफोरिज्म के अंदर, तो केमिकली होगा, फिजिकली होगा, लेकिन डिसइंटीग्रेशन नहीं होगा। तो इसके अंदर कुछ एजेंट्स होते हैं जो इस काम को मेटाफोराइज करते हैं रॉक को, जैसे कि टेम्परेचर हो गया, प्रेशर हो गया, एंड वाटर हो गया, ये तीन इसके एजेंट्स होते हैं जो रॉक को मेटाफोराइज कर देंगे, ठीक है। अब एजेंट अगर देखो, एजेंट के ऊपर जैसे थर्मल हो गया, जैसे टेम्परेचर, डायनेमिक हो गया, प्रेशर, हाइड्रो हो गया, वाटर, ठीक है। और एरिया देखो, तो एरिया के अंदर भी जो स्मॉलर बनेंगे, स्मॉलर मेटाफोरिज्म होगा जहाँ पर, उसको हम कह देंगे हम लोकल, ठीक है। जहाँ पर एरिया बड़ा होगा, बड़े एरिया के अंदर मेटाफोरिज्म हो जाएगी, ठीक है, रॉक का, तो उसको कहेंगे हम रीजनल मेटाफोरिज्म। अब एक बात और, थर्मल के अंदर जो थर्मल से बनेंगे, मतलब टेम्परेचर से बनेगा, ठीक है, उसके अंदर लोकल या उसके कॉन्टेक्ट में आकर बन सकता है मेटाफोरिज्म। डायनेमिक मतलब, डायनेमिक में मैंने आपको बढ़ाया था कि प्रेशर से बनेगा,
तो प्रेशर के अंदर रीजनल मेटाफोरिज्म होती है, ठीक है। मैं अभी आपको इसके एग्जांपल दिखाऊंगा। अब सम एग्जांपल्स ऑफ मेटाफोरिज जैसे कि इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक्स के अंदर, ठीक है, फैक्टर क्या होंगे और मेटाफोरिज रॉक क्या बनेगा, ठीक है। जैसे ग्रेनाइट है, प्रेशर से क्या बनेगा, नीस बन जाएगा। क्ले या सेल जो है प्रेशर से क्या बन जाएगा, सिस्ट बन जाएगा। सैंडस्टोन हीट से क्या बन जाएगा, क्वार्टजाइट बन जाएगा। और क्ले या सेल जो है हीट से स्लेट या फिर स्लाइट बन जाएगा, है ना। पैरेंथ्रासाइट ऐसे करके बनेगा, फिर ग्रेसाइट बन सकता है। लाइमस्टोन हीट से क्या बन जाएगा, मार्बल बन जाएगा। ये आपको पता होगा, ये एग्जाम में आता भी है ना, इंपॉर्टेंट है। अब आगे थर्मल कॉन्टैक्ट से पढ़ लेते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया था अभी कि थर्मल कॉन्टैक्ट भी पढ़ेंगे अभी हम। थर्मल का मतलब टेम्परेचर्स, ठीक है। तो आपको देखने को मिलेगा, समझ लो एक रॉक है, ठीक है, एक रॉक की लेयर है ये, और इसके अंदर रॉक की लेयर के अंदर नीचे की तरफ क्या हो रहा है, वोल्केनिक एक्टिविटी से यहाँ पर जो है ना वोल्केनोस निकल रहे हैं, इट इज़ लावा निकल रहा है। तो टेम्परेचर बढ़ रहा है इसके साइड में जो है ना, इसे जब ये मैग्मा बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है, तो उसको जो लावा है वो टेम्परेचर बढ़ा रहा है यहाँ के एरिया का, रॉक के अंदर। तो वोल्केनिक एक्टिविटी हो रही है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो क्या होगा, ये लोकल कॉन्टैक्ट मेटाफोरिज्म कहलाएगा, क्योंकि कॉन्टैक्ट में आ गया यहाँ का जो रॉक थी ना, ये कॉन्टैक्ट में आ गई किसके, हीट के, टेम्परेचर के। तो ये जो है ना यहाँ इधर जो साइड में जो रॉक है ना, ये इसके साइड में रॉक, ये हो गई मेटाफोराइज्ड, ठीक है, मेटाफोराइज्ड हो गई। तो ये बन जाएगी क्या, मेटाफोराइज्ड रॉक बन जाएगी। इसको कहेंगे हम मेटाफोरिज्म, लोकल मेटाफोरिज्म कहलाएंगे, कहलाएगा ये। और उसको कहेंगे हम स्मॉलर स्केल पे हो रहा है, तो ये लोकल कॉन्टैक्ट कहलाएगा। अगर ये थोड़ा लार्ज स्केल पे होगा, ठीक है, तो ये रीजनल, ये डायनेमिक कहलाएगा, ठीक है। ये रॉक का एक टुकड़ा है समझ लो। और क्या होगा अब इसके अंदर कि भाई जैसे हिमालयाज के अंदर, हिमालय के अंदर क्या हो रहा है, जैसे हिमालयाज नहीं है, ठीक है, इसके रॉक स्ट्रक्चर है, यहाँ पर प्रेशर होता है, हिमालय का प्रेशर बनता है। जब माउंटेन बिल्डिंग होती है तो क्रिस्टल बेंडिंग होती है ना इसके अंदर, ठीक है। तो ब्लॉक माउंटेन्स, वो ब्लॉक मॉडलों में फोल्ड माउंटेन्स बनते हैं, तो उसके अंदर प्रेशर बनता है ना, कि भैया एक मतलब क्या कहते हैं उसे, सबडक्शन होता है, यस, डबल क्लस्टिंग मैंने आपको पढ़ाया था ना, सबडक्शन प्रोसेस होती है ना। तो क्या होता है, प्रेशर बढ़ता है, प्रेशर बढ़ने से क्या होगा, ये प्रेशर यहाँ पर एजेंट है, तो लार्ज स्केल में होता है यहाँ पर, इसे रीजनल भी कहते हैं। जैसे 400 किलोमीटर में फैला हुआ है हिमालयास का, ठीक है, जो रॉक है वो जहाँ पर मेटाफोरिज्म हो रही है, वो प्रेशर की वजह से 400 किलोमीटर में फैला हुआ है, और इसको कहते हैं हम कि ये रीजनल या लार्ज स्केल का मेटाफोरिज्म हो रहा है, ठीक है, प्रेशर की वजह से। बस दोस्तों ये एग्जांपल ही आपको समझना है, अगर डिफरेंस आ गया तो आपको ये बस पता होना चाहिए। अब देखो दोस्तों, मेटाफोरिज्म रॉक के अंदर मैं आपको दिखा दूं, जैसे लाइमस्टोन जो है अभी मैंने बताया था, अगर व्हाइट मार्बल बनता है दैट इज प्योर मार्बल कहलाएगा। अगर इम्प्योरिटीज होगी तो उसके अंदर व्हाइट के अलावा और अदर कलर के जो है मार्बल देखने को मिलेंगे, दैट इज इसके अंदर इम्प्योरिटीज आ जाएंगी, ठीक है जी। अब थर्ड एजेंट में आपको बताया था कि मेटाफोरिज्म रॉक होगा वाटर की वजह से भी। अब वाटर कैसे हो जाएगा, तो वाटर इटसेल्फ कैन बी एजेंट, कैसे, तो ये केमिकली एक्टिव होता है, ठीक है। केमिकली एक्टिव मतलब वाटर जहाँ पर मिल जाएगा वो केमिकली ही एक्टिव हो जाता है। जैसे कि व्हेन हॉट होगा, डीप पानी का जब गर्म होगा और पास करेगा थ्रू रॉक से, तब मेटाफोरिज्म हो जाएगी। या फिर प्रेशर है, प्रेशर से कैसे, जैसे रिजर्वायर होता है, ठीक है, रिजर्वायर जहाँ बनता है वहाँ पर पानी का स्टोरेज बहुत ज़्यादा होता है, तो पानी का जो वेट होता है, ठीक है, ग्रेविटेशन की वजह से, रिजर्वायर की वजह से, ठीक है, तो इस पे ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है, नीचे की तरफ प्रेशर बढ़ता है, प्रेशर बढ़ने से भी जो नीचे की तरफ इसके जो रॉक्स होते हैं वो मेटाफोराइज हो जाते हैं, ठीक है। अब मैंने आपको यहाँ पर एग्जांपल दिखाना है कैसे कि ये केमिकली एक्टिव होता है, कि जैसे कि भैया सबडक्शन हो रहा है, ओसनिक प्लेट नीचे जा रही है, तो ओसनिक प्लेट में क्या है, वाटर है, तो वाटर भी इसके साथ जा रहा है ना। जब ये मैग्मा के अंदर जाएगा तो यहाँ होगा, ये हो जाएगा हीट, हीट होने लगेगा। हीट होने की वजह से क्या होगा, ये इवोपरेट हो जाएगा ऊपर, तो इवोपरेट होगा तो ये केमिकली साथ में लेके जाएगा कुछ चीज़ें हमने साथ है ना। तो यहाँ पर जो रॉक्स है वो मेटाफोरिज्म हो जाएगी, ठीक है, कॉन्टिनेंट के अंदर जो रॉक्स है वो क्या हो जाएगी, मेटाफोराइज्ड हो जाएगी, ठीक है जी। ये समझ में आ गया आपको। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों जियोमॉर्फिक मूवमेंट्स के ऊपर। अब इसके अंदर हम इसको अर्थ मूवमेंट्स कहते हैं, क्योंकि अर्थ के ऊपर मूवमेंट्स हो रहे हैं, ठीक है। ये एंडोजेनेटिक भी होगा और एक्सोजेनेटिक भी होगा। एंडोजेनेटिक मतलब अर्थ के अंदर, ठीक है, अंदर, ठीक है, अंडर द सरफेस, और ये आउटर द सरफेस है, बाहर की तरफ, है ना। इसको हिंदी में समझ लो थोड़ा, है ना। तो इसके अंदर हम एंडोजेनेटिक में अंदर जो हो रहा है हमारे अंडर द सरफेस, ठीक है, इंटरनल, उसे डायस्ट्रोफिज्म के अंदर भी डिवाइड करेंगे और सडन मोमेंट के अंदर भी डिवाइड करेंगे। डायस्ट्रोफिज्म मतलब बहुत स्लो प्रोसेस। इसके अंदर एप्रोजेनिक होता है, जिसको हम कहते हैं कॉन्टिनेंट बिल्डिंग। ओरोजेनिक होता है, जिसको कहते हैं माउंटेन बिल्डिंग, ठीक है। इसके अंदर जो फोर्स लगते हैं एप्रोजेनिक में, जिसमें कॉन्टिनेंट बिल्डिंग होती है, जैसे अपवर्ड और डाउनवर्ड।
और ओरोजेनिक में जो माउंटेन बिल्डिंग होती है वो जिसके अंदर टेंसाइल फोर्स है, कंप्रेशन फोर्स लगता है। सडन मूवमेंट के अंदर आपको जो देखने को मिलेगा जो एंडोजेनिक हो रहा है अंदर की तरफ, क्योंकि अर्थक्वेक भैया प्लेट के अंदर फोल्ड आने से अर्थक्वेक जनरेट होता है, तो वो अंदर की तरफ हो रहा है, दैट मीन्स कि एंडोजेनेटिक है। लेकिन इसके अंदर सडन मूवमेंट्स होते हैं, जैसे वोल्केनोस हो गया, अंदर से ही होता है ना, मैग्मा बाहर निकलता है, ठीक है, तो इसके अंदर भी सडन मूवमेंट्स हो गया। एक्सोजेनेटिक क्या होता है, जो बाहर बाहर की तरफ होता है, जैसे वेदरिंग हो गया, इरोजन हो गया। तो वेदरिंग के अंदर आपको देखने को मिलेगा फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल, ठीक है, अभी फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल ये समझाऊंगा। इरोजन में आपको जैसे आइस से इरोजन हो रहा है, रिवर वाटर से हो रहा है, सी से हो रहा है, विंड से हो रहा है, अंडरग्राउंड वाटर से हो रहा है, ठीक है। ये मैंने आपको यहाँ पर लिख के भी समझा दिया एंडोजेनेटिक के अंदर। एंडोजेनेटिक मतलब अंडर द सरफेस, ठीक है जी। तो इसके अंदर डायस्ट्रोफिज्म बताया था मैंने आपको, स्लो ऑपरेटिंग होता है, ठीक है। इसको एप्रोजेनिक बोल देंगे तो ये कॉन्टिनेंट बिल्डिंग होगा, ओरोजेनिक होगा तो माउंटेन बिल्डिंग कहलाएगा, ठीक है। कॉन्टिनेंट बिल्डिंग के अंदर आपको सबमर्जेंट दिखाई देगा, इट इज जो वेस्ट कोस्ट है इंडिया की वो सबमर्ज कर गई है, अंडर द वाटर हो गई है, ठीक है। डाउनवर्ड मूवमेंट गई तो उसका कहेंगे हम सबमर्जेंट। इमर्जेंट जो ऊपर की तरफ उठ गई, ठीक है, ओशन से ऊपर उठ गई, ठीक है। जैसे हमारा ईस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया है वो इमर्जेंट है, क्यों? क्योंकि वहां पर बहुत सारी जो रिवर्स हैं वो ईस्ट फ्लोइंग है, ठीक है। ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स है, जैसे गंगा रिवर होगी, ब्रह्मपुत्र होगी, जिसकी वजह से वहां पर क्या हो रहा है, सेडिमेंटेशन हो रहा है, सेडिमेंटेशन की वजह से ये इमर्जेंट हो गया है। इधर वाले जो हमारी कोस्ट है इंडिया की वो इमर्जेंट हो गई है, ठीक है, बहुत सारी रिवर्स की फ्लो की वजह से, ठीक है। ऐसे ही एग्जाम्पल यहाँ पर रन ऑफ कच्छ भी दिखेगा, क्योंकि यहाँ पर भी रिवर जो है इंडस जो है यहाँ पर सेडिमेंटेशन कर रही है, तो ये भी इमर्जेंट है। लेकिन इधर वाली जो जो हमारा जो कोस्ट है, ठीक है, जो वेस्टर्न घाट की तरफ वाला जो कोस्ट है हमारा वो सबमर्जेंट है, ठीक है जी। और लेकिन यहाँ पर कुछ एक्सेप्शन देखने को मिलेगा, जैसे मालाबार, मालाबार की जो तरफ है ना, यहाँ पर लगुन बनते हैं, इसको बैक वाटर भी कहते हैं, क्यों? क्योंकि ये सरफेस जो है इमर्जेंट हो गई है, यहाँ वाटर ज़्यादा तो टकरा के वापस आने लगता है, लगुन बन जाते हैं, इसको बैक वाटर भी कहते हैं, ठीक है। अब मैंने आपको इसके अंदर कैटास्ट्रोफिक बढ़ाया था, कैटास्ट्रोफिक मतलब सडन मूवमेंट, सडन मूवमेंट में सुनामी, अर्थक्वेक, ठीक है, वोल्केनिक एक्टिविटीज से, ठीक है, ये भी होता है। और ओरिजिनिंग में जब मैंने बताया था आपको माउंटेन बिल्डिंग, तो माउंटेन बिल्डिंग में होगा आपका फोल्ड माउंटेन्स बनेंगे, और फोल्ड की वजह से क्या बनेंगे, ब्लॉक माउंटेन्स बनेंगे, ये भी आपको मैं आप पे पढ़ाऊंगा दोस्तों, डोंट वरी। एक्सोजेनेटिक के अंदर जो वेदरिंग प्रोसेस है, ठीक है, जो बाहर हवा से, विंड से, वाटर से हो रहा है, इसको डायनामिकल फोर्स के अंदर भी हम इसे डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। इसका काम होता है लोवरिंग द रिलीफ, ठीक है, लोवरिंग द रिलीफ, दैट इज रीसेपिंग और रिड्यूसिंग द रिलीफ, ठीक है। रीसेप करेगा और रिड्यूस भी करेगा, कम भी करेगा, तो लोवरिंग द रिलीफ बोलेंगे हम इसको, जैसे वेदरिंग, इरोजन और मास मूवमेंट की वजह से होता है, ठीक है जी। अब आगे बढ़ते हैं, फोल्डिंग बढ़ते हैं कि फोल्डिंग कैसे होती है, क्योंकि फोल्डिंग क्या होता है, फोल्डिंग से बनते हैं माउंटेन, ठीक है, जिसको ओरोजेनिक फोल्ड, ओरोजेनिक फोल्ड्स बोलेंगे। तो जैसे कि अब एग्जांपल लें हम, तो जेंटल एंड इक्वल फोर्स फ्रॉम बोथ साइड अगर लगाएं, दैट इज टेंसाइल फोर्स लगाएं, मतलब जेंटल हो और इक्वल फोर्स हो, दोनों तरफ से लगे, ठीक है। कोई एक समझ लो ये रोक मतलब वो है, रॉक का टुकड़ा है, ठीक है, ऐसे करके, और इक्वल साइड है ये, ठीक है, और दोनों की तरफ सिमेट्रिकल फोल्डिंग हो, तो ये मतलब दोनों तरफ इक्वल फोर्स लगे, टेंसाइल फोर्स लगे, तो ये सिमेट्रिकल फोल्ड कहलाएगा, ठीक है। सेम लिम मतलब लिम है ना, और एंगल ऑफ इंक्लिनेशन भी इक्वल ही होगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा, ये मोनोक्लिनिकल कहलाएगा, मतलब एक साइड जो है शॉर्टर स्टीपर होगा और एक साइड हायर स्टीपर होगा, और ये सिमेट्रिकल इसलिए कहलाएगा कि दोनों तरफ में फोर्स इक्वल लगा रहे हो, लेकिन ये जो है ज़्यादा उड़ गया तो ये एसिमेट्रिकल हो गया। बस इसको बस इतना ही समझा दोस्तों, ज़्यादा इसको डेप्थ मत जाना कि एसिमेट्रिकल कैसे हो गया, ठीक है, शोल्डर स्टीपर कैसे हो गया, ये मत जाना, ठीक है। बस इसको ये देख लो कि हाँ ये तो पॉसिबल है ना। अब एक बात और, क्लिनल कैसे बोलेंगे, आइसोक्लिनल बोलेंगे मतलब एक तरफ ज़्यादा उठ गया है ना, ये आपका लिम है ना, और ये पैरेलल हो जाएगा एक दूसरे के, ठीक है, मतलब पैरेलल मतलब कि लाइक ये जो है इधर की तरफ फोर्स लग रहा है, ये इधर की तरफ फोर्स लग रहा है, ठीक है, तो पैरेलल फोर्स लग गया इधर की तरफ, है ना। अब रिकम्बेंट फोल्ड्स क्या होता है, रिकम्बेंट फोल्ड मतलब कि लाइक ये फोल्ड है, अब ये फोल्ड जो है इस तरीके का बन जाए, ठीक है, तो ये रिकम्बेंट फोल्ड कहलाएगा। बस मैं भी देखो ज़्यादा डेप्थ में जाता है इस मामलों में, क्योंकि ये जो है ना ऑप्शनल की बात है, जो ऑप्शनल पढ़ते हैं ना ज्योग्राफी, उनको बहुत अच्छे से पढ़ना होता है ये, हमारे प्री के लिए ना बस हमें पता होना चाहिए ये क्या होते हैं, बस इससे ज़्यादा नहीं पढ़ना आपको, और कौन से फोर्सेस लगते हैं इसके अंदर, उसके एग्जाम्पल्स बस। जैसे अभी आपको पढ़ना पढ़ना है थ्रस्ट और ओवर थ्रस्टिंग, ओवर थ्रस्टिंग और थ्रस्ट कैसे कहते हैं, जैसे कि भैया जे में आपको देखने को मिलेगा जम्मू एंड कश्मीर के अंदर कि जो रोक्स हैं, ठीक है, जो लिम्स हैं रोक्स के, वो क्या हो रहा है कि भैया एक फोर्स यहाँ से लग रहा है टेंसाइल, एक फोर्स यहाँ से लग रहा है,
तो नीचे वाला जो ये जो फोल्ड है ये इधर की तरफ जाएगा, वो इधर वाला इधर की तरफ जाएगा। तो होगा क्या कि जेंड के जम्मू एंड कश्मीर वाला जो एरिया है, ठीक है, वो एक नेपे बनेंगे, नेपे बोलेंगे इसको। तो एक तरफ से ये उठ जाएगा, हिमाचल प्रदेश वाला नीचे की तरफ डाउनवर्ड हो जाएगा। तो देखने को मिलेगा जम्मू एंड कश्मीर हिमाचल प्रदेश से ऊपर की तरफ है, तो नेपे बन जाएगा। और इसके बीच में 100 किलोमीटर का डिस्टेंस आ जाएगा बीच में, ठीक है जी। तो ये पढ़ना था आपको अभी ओवर थ्रस्टिंग के अंदर, बस इससे ज़्यादा मत पढ़ो भाई दोस्त। प्री एग्जाम के लिए इतना ही है, बहुत सारा पढ़ना है आपको, बहुत कुछ पढ़ना है, ठीक है जी। तो जो यूपीएससी को क्वेश्चन पूछने होंगे वो पीवाई को बेस्ड ही बनाएगा, इससे बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। इससे बाहर ज़्यादा कितनी क्वेश्चन में जा सकता है, 2 क्वेश्चन में जा सकता है, ठीक है। तो 12 क्वेश्चन आ रहे हैं ना, तो 10 क्वेश्चन तो भैया आपको यहीं से मिलने वाले हैं, 10 क्वेश्चन के अंदर आंसर, ठीक है। मतलब 20 मार्क्स की तैयारी तो ऐसी होगी। अब 2 मार्क्स के लिए तो भैया पेरिफेरल नॉलेज लगाओगे नहीं लगाओगे, ठीक है। तो ये चीज़ का ध्यान रखो दोस्तों, ज़्यादा डेप्थ में नहीं आना चीज़ों को। ज़्यादा डेप्थ में जाओगे तो भाई एक ही सब्जेक्ट के अंदर आपको ना 1 महीना 2 महीने लग जाएगा, फिर बाकी सब्जेक्ट में रह जाएंगे, कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा आपका, ठीक है। सारे सब्जेक्ट को इक्वल वेटेज दो, इक्वल तैयारी करो सारे सब्जेक्ट की, तब जाके प्री निकलेगा। अदरवाइज एक ही सब्जेक्ट के ऊपर मास्टरी करने में लग जाओगे तो नहीं निकलने वाला, ठीक है जी। क्योंकि मास्टरी कर भी लोगे तो जब कितना सिक्योर कर लोगे ज्योग्राफी के अंदर, ज्योग्राफी से 25 का मैक्सिमम आएगा, ठीक है। 25 मार्क्स से क्या कहते हैं आप एग्जाम निकाल लोगे क्या, ठीक है। पॉलिटी भी है, इकोनॉमी भी है, एनवायरनमेंट भी है, ये भी पढ़ना है आपको, मॉडर्न हिस्ट्री भी है, एंसेंट भी है, ठीक है जी। तो इक्वल वेटेज की तरह से सबको प्रिपेयर करो, है ना। और जितना मैं पढ़ा रहा हूँ दोस्तों, मुझे नहीं लगता कि यूट्यूब पे आपको इतना डेप्थ में और इतने अच्छे से पढ़ाने वाला है कोई, है ना। फोल्ट पे आ जाओ कि फोल्ट्स कैसे बनेंगे। आप ध्यान रखना, फोल्ट जब जहाँ पर होगा वहाँ बनेंगे ब्लॉक माउंटेन्स। अब मैं आपको दिखा देता हूँ जैसे ब्लॉक माउंटेन्स कैसे कहते हैं। जैसे ये ब्लॉक बन गया, ठीक है, इसको ग्रेबन कहते हैं, आपने एनसीईआरटी में पढ़ा होगा। और इसको जो ऊपर उठा हुआ है इसको होस्ट कहते हैं, ठीक है। तो ये ब्लॉक माउंटेन बन जाता है, ठीक है। लेकिन इसको पहले समझते हैं कि बनता है कैसे। देखो दोस्त, इसके अंदर होता क्या है कि आपका ये रॉक का स्ट्रक्चर है, ठीक है जी, इसके अंदर लेयरिंग है। अब इसके अंदर टेंसाइल फोर्स लगेंगे। टेंसाइल फोर्स मतलब एक दूसरे को खींचेंगे, मतलब ये क्या होगा, डाइवर्जेंट फोर्स होंगे। टेंसाइल मतलब डाइवर्जेंट फोर्स होंगे, ठीक है। तो क्या होगा, टेंसाइल फोर्स होगा, एक दूसरे को खींच रहे हैं ये तरफ, तो ये बीच वाला हिस्सा है ये नीचे की तरफ आ जाएगा, ठीक है, ड्यू टू ग्रेविटेशन, ग्रेविटी। तो इसके अंदर क्या होता है, क्रैक ज्वाइंट हो जाते हैं, है ना, जहाँ वीक पॉइंट होता है तो क्लस्टर डिस्प्लेसमेंट होती है इसके अंदर। तो जो नॉर्मल फॉल्ट होगा जहाँ पर, वो क्या होगा, नीचे की तरफ धस जाएगा। टेंसाइल फोर्स लग रहा है, देखो ये जो एरो है ना, ये टेंसाइल फोर्स दिखा रहा है। तो नीचे वाला जो है ना, ये जो बीच वाला हिस्सा ये नीचे की तरफ आ जाएगा, तो ये फोल्ड क्रिएट कर देगा। फोल्ड क्रिएट करने से ये नीचे वाला हिस्सा कहलाएगा ग्रेवन और ऊपर वाला होस्ट, ठीक है जी। और ऐसे में बनते हैं दोस्तों रिफ्ट वैली, ऐसे बनते हैं रिफ्ट वैली। और रिफ्ट वैली के अंदर भैया हमारी एक रिवर निकलती है, बताओ कौन सी, वो है हमारे यहाँ इंडिया के अंदर नर्मदा। यहाँ पर विंध्या रेंज है या सतपुरा रेंज है, ठीक है, इसको कहेंगे होस्ट, ठीक है। जो ब्लॉक माउंटेन्स बन रहे हैं, तो सतपुरा रेंज है, ये विंध्या रेंज है, इसके बीच में एक रिफ्ट वैली बनी है, वहाँ से कहाँ से निकल, वो वहाँ से एक रिवर निकल रही है नर्मदा, ठीक है। तो ये इंडिया का एक एग्जाम्पल देखने को मिल जाएगा, लाइव एग्जाम्पल। ऐसे ही जो रिफ्ट वैली से रिवर्स निकल रही है, जैसे तापी हो गया, सोन हो गया, दामोदर हो गया, ये सब रिफ्ट वैली से निकल रही हैं दोस्तों, ठीक है जी। तो आपको होप ये समझ में आ गया कि होस्ट ग्रेवन किसे कहते हैं, ब्लॉक माउंटेन्स कह सकते हैं, ये फोल्ड से बनते हैं, ये समझ में आ गया ना। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, रिवर्स वोल्ट, कंप्रेशन फोल्ट। अब इसके अंदर दोस्तों जो फोर्स लगते हैं वो कंप्रेशन फोर्सेस होते हैं, मतलब दोनों की तरफ से कंप्रेस करने वाले फोर्सेस लगेंगे। और जो मैंने आपको ब्लॉक माउंटेन से बताया था, ठीक है, नॉर्मल फोल्ट वाला, उसके अंदर टेंसाइल फोर्स था, ये डाइवर्जेंट वाले फोर्स थे, ठीक है जी। सो इसके अंदर क्या होगा, कंप्रेशन फोर्स के अंदर, इसके अंदर भी होस्ट ग्रेवन बनेंगे, ठीक है। इसको रिवर्स वोल्ट कहते हैं। रिवर्स रीजन क्या है कि भैया इसके अंदर ये अगेंस्ट ग्रेविटी लगेंगे, ठीक है, तो इसलिए इसे कहते हैं रिवर्स वोल्ट। वहाँ पर क्या हो रहा था, ग्रेविटी की वजह से जो बीच वाला ऐसा था वो नीचे की तरफ आ रहा था, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, कंप्रेशन फोर्स की वजह से ये दब कर ये ऊपर वाला हिस्सा ऊपर आ जाएगा, बीच वाला हिस्सा ऊपर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर होस्ट बन जाएगा, बाकी ग्रेवन हो जाएगा, ठीक है जी। तो इसको और भी फोर्स के एग्जाम्पल देखने को मिल जाएगा, टाइप्स ऑफ फोर्सेस, ठीक है, जहाँ पर फोर्स बनते हैं, ठीक है। और फोर्स कैसे, जैसे कंप्रेशन फोर्स यहाँ पर दोनों तरफ से लगेगा कंप्रेशन, टेंसाइल फोर्स डाइवर्जेंट वाले, शेयरिंग शेयरिंग फोर्स एक तरफ जाएगा, ये इस तरफ आएगा। फोल्डिंग वाला, जो फोल्ड माउंटेन्स बनते हैं ना, फोल्डिंग करते हैं, ठीक है। और ऐसे ही कुछ है जैसे कि ट्रांसफॉर्म है, ठीक है, जिसको
स्ट्राइक स्लिप कहते हैं, फोल्ड कहते हैं, है ना। ऐसे ओब्लिक रिवर्स फोल्ड होता है, ओब्लिक नॉर्मल फोल्ड होता है। नॉर्मल फोल्ड जो भी मैंने आपको पढ़ाया पढ़ाया था, ठीक है, ये नॉर्मल फोल्ड हो गया, तो इसमें होशो गेबर बनते हैं, ब्लॉक माउंटेन्स, है ना। चलो, तो ये आप होप कि समझ में आ गया हो। अब एग्जाम्पल आपको ध्यान रखने हैं, जैसे कि फोल्ड माउंटेन्स और ब्लॉक माउंटेन्स के अंदर क्या डिफरेंस है, एग्जाम में आ जाता है दोस्त। तो फोल्ड माउंटेन्स का जो ओरिजिन देखोगे आप, वो है कंप्रेसिव फोर्स से बनते हैं ये, और ब्लॉक माउंटेन जो बनते हैं ये कंप्रेसिव प्लस टेंसाइल फोर्स से बनते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर रिवर्स भी लगेगा, रिवर्स फोल्ड भी होगा और नॉर्मल फोल्ड भी होगा, लेकिन फोल्ड माउंटेन के अंदर कंप्रेसिव फोर्स होता है, इसके अंदर फोल्डिंग होती है, ठीक है जी। अब इसका जो समिट देखने को मिलेगा वो स्टीपर होगा। समिट किसे कहते हैं भैया, समिट का मतलब ये देखो, ये जो बनते हैं ना माउंटेन्स, ये समिट स्टीपर होगा, और जो ब्लॉक माउंटेन्स के अंदर होते हैं ये ब्लॉक की तरह बनते हैं, तो दैट इज इनका जो समिट होगा वो फ्लैट होता है, ठीक है जी। अगर इनकी हाइट के हिसाब से कंपेरिजन करो तो सबसे ज्यादा हाईएस्ट माउंटेन्स देखने को मिलेंगे आपको फोल्ड माउंटेन्स के अंदर। ये भी हायर होते हैं लेकिन हाईएस्ट नहीं होते, ठीक है जी। फोल्ड माउंटेन्स कॉन्टिनेंट मार्जिन के ऊपर भी बन सकते हैं और ओशनिक मार्जिन के ऊपर बन सकते हैं, और इसके अंदर ऐसा कोई रिक्वायरमेंट नहीं है जी, ठीक है। शेप देखने को मिलेगा तो आर्क शेप देखने को मिलेगा किसके अंदर, फोल्ड माउंटेन्स के अंदर। देखो आर्क शेप में देखने को मिलता है ना फोल्ड माउंटेन्स के अंदर, और इसके अंदर ब्लॉक ब्लॉक जैसा, ठीक है, शेप देखने को मिलेगा। जनरली इसके अंदर ये रिफ्ट वैली बनते हैं, ठीक है। इनकी अलाइनमेंट जो देखने को मिलेगा जैसे नॉर्थ साउथ, ठीक है, ऐसे करके जो फैले रहेंगे, नॉर्थ साउथ तक फैले रहेंगे, वेस्ट टू ईस्ट फैले रहेंगे, है ना, इस तरीके से अलाइनमेंट देखने को मिलेगा। कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स शेप के होते हैं जैसे हिमालय, ये ठीक है, कॉनकेव कॉन्वेक्स शेप के होते हैं, है ना, और एक्सटेंसिव होते हैं मोर इन लेंथ देन विड्थ। अगर हिमालयस को देखोगे तो इसकी लेंथ आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगी, लेकिन इसकी विड्थ जो है वो कम देखने को मिलती है, ठीक है जी। और इसके अंदर कोई ये नॉट एप्लीकेबल है इसके अंदर, ये सारे जो कंपेरिजन है, ठीक है, ब्लॉक माउंटेन से। तो ये आपको समझ में आ गया दोस्त। अब आगे बढ़े, अब आ जाते हैं हम डेनुडेशन के ऊपर। हमने डेनुडेशन भी तो पढ़ा था ना ऊपर, ये देखो कि भैया डेनुडेशन प्रोसेस क्या होती है, उसके अंदर वेदरिंग होती है, मास मूवमेंट होती है, इरोजन होती है ना। ये देखो अभी आपको दिखाता हूँ, ये डेनुडेशनल फोर्स, वेदरिंग, इरोजन, मास मूवमेंट, है ना, ये एक्सोजेनेटिक होते हैं, रीसेपिंग एंड रिड्यूसिंग में वाला काम करते हैं, है ना जी। सो आ जाते हैं जी वेदरिंग के ऊपर। तो वेदरिंग जो होता है वो इन मतलब जो वेदरिंग के अंदर आप जो पढ़ोगे अभी, वो हम पढ़ेंगे अभी स्टैटिक वाला जो होता है इन सितु प्रोसेस। इन सितु प्रोसेस मतलब जो मटेरियल होगा वो क्या करेगा, ब्रोक डाउन करेगा लोकली, ठीक है, लोकली ब्रोक डाउन करेगा मटेरियल। जैसे कि अगर आप देखो तो उसके अंदर जो एजेंट होते हैं वेदरिंग के अंदर, वो मेन होते हैं विंड और वाटर, ठीक है। इनका काम होगा ब्रेकेज का, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल में, ठीक है। अब इसके अंदर जैसे कि ये रोक है, ठीक है। अब अब इसके वजह से मतलब इसके अंदर या तो टेम्परेचर से या प्रेशर से या हाइड्रो हाइड्रो मतलब वाटर से अगर इसकी वेदरिंग हो रही है, दैट इज की इरोजन हो रहा है। इरोजन का मतलब आप बोल सकते हो कि ब्रेक डाउन हो रहा है मटेरियल का, ठीक है। तो ये डेरिवेशनल फोर्स कहलाएंगे, ठीक है। इससे भी जो है क्या होगा, वेदरिंग से क्या होगा कि भैया इसके अंदर जो है लैंडस्केप बनेंगे, ठीक है जी। मास मूवमेंट कैसे कहेंगे, मास मूवमेंट क्या होगा, डिटेचमेंट एंड डाउन द स्लोप ऑफ मूवमेंट ऑफ वेदर मटेरियल टू टू ग्रेविटी। अभी मैं इसके आपको डायग्राम दिखाऊंगा कि मास मूवमेंट किसे कहेंगे, ठीक है। और बाकी सबके भी एग्जांपल दूंगा अभी आपको, ठीक है। जैसे मास मूवमेंट के बीच में, ठीक है, सॉइल क्रीपिंग के बीच में, स्लाइड फ्लो के बीच में, स्लाइड के बीच में, है ना, इनके एग्जांपल दूंगा अभी, डोंट वरी, ठीक है। तो बस ये समझो कि वेदरिंग प्रोसेस के अंदर क्या होता है कि जो एजेंट्स होते हैं वो टेम्परेचर, प्रेशर, हाइड्रो होते हैं, ये ब्रेक डाउन करते हैं मटेरियल को, ठीक है, और एक तरीके से इरोजन करने का काम करते हैं मटेरियल का, ठीक है। वेदरिंग के अंदर आपको मैकेनिकल वेदरिंग देखने को मिलेगी, ठीक है, जिसको हम फिजिकल भी बोल सकते हैं, केमिकल भी देखने को मिलेगी, इसके अंदर केमिकल डिकम्पोजिशन होता है। और बायोलॉजिकल में मैंने आपको बताया था ना फ्लोरा एंड फाउना, तो ये भी डिसइंटीग्रेशन एंड डिकम्पोजिशन का काम करते हैं, जैसे बायोलॉजिकल ऑर्गेनिजम्स, जैसे एनिमल्स भी करते हैं, है ना। तो मैकेनिकल डिसइंटीग्रेशन ऑफ रॉक होती है मैकेनिकल या फिर फिजिकल वेदरिंग के अंदर, ठीक है जी। तो पहले मैकेनिकल डिसइंटीग्रेशन को पढ़ते हैं। तो इसके आपको जो एग्जांपल देखने को मिलेंगे वो देखने को मिलेंगे ब्लॉक डिसइंटीग्रेशन, मतलब इसके अंदर टेम्परेचर एजेंट होता है जो डिसइंटीग्रेट करने का काम करता है रॉक्स का। जैसे कि मैं अगर आपको यहाँ पर एग्जांपल दूँ तो ये एक रॉक है, ठीक है जी। डे के टाइम
तो दिन के टाइम पे इसके अंदर एक्सपेंशन होगा, क्योंकि टेम्परेचर की वजह से टेम्परेचर बढ़ेगा तो इसके अंदर एक्सपेंशन होगा, तो एक्सपेंशन बढ़ेगा तो यही ब्रेक डाउन करने का काम करेगा। ठीक है, नाइट के टाइम क्या होगा, तो ये कूलिंग प्रोसेस में आ जाएगा, कॉन्ट्रैक्शन में आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आइस बनने लगेगी, तो आइस बनेगा तो आइस पार्टिकल का काम करता है, क्या होता है कि ये आइस को ज़्यादा स्पेस चाहिए होता है, ठीक है, मोर देन वाटर, थस क्रैक्स आर वाइडन बाय आइस फॉर्मेशन। तो आइस फॉर्मेशन की वजह से जो क्रैक्स है वो बढ़ेंगे, यहाँ पर आइस फॉर्मेशन हो रही है, इसकी वजह से क्रैक्स बढ़ेंगे। ठीक है, तो इनका काम क्या होता है, टेम्परेचर या फिर कूलिंग का, या फिर आप बोल सकते हो आइस का, तो ये इसमें इंटरनल स्ट्रेस बनाते हैं, जिसके जैसे क्या होता है सिकुम्स टू स्ट्रेस बनता है, सिकुम्स टू स्ट्रेस मतलब स्ट्रेस बढ़ता है इसके अंदर, और जो इसके जो वीक फोर्ट होते हैं वो ब्रेक डाउन होने लगते हैं। ठीक है जी, तो यहाँ पर ब्रेकिंग स्टार्ट हो जाती है। तो ब्लॉक एंड डिसइंटीग्रेशन आप समझ लीजिए कि भैया इसके अंदर मेन एजेंट टेम्परेचर होता है, ग्रेनुल के अंदर होता है, ग्रेनुल मतलब ग्रेन्स बनते हैं इसके अंदर। ठीक है, और फ्रीजिंग एंड थो भी होता है, फ्रीजिंग एंड थो के अंदर आपको दोस्तों बता दूं, इसके अंदर फ्रीजिंग एंड थो में आइस 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 एजेंट होता है, आइस आइस मतलब आइस फॉर्मेशन होती है इसके अंदर। और एक्सफोलिएशन में टेम्परेचर काम होता है कि वे इंसोलेशन के थ्रू ब्रेक डाउन करना। अनलोडिंग और एक्सपेंशन का मैं अभी आपको एग्जांपल दूंगा, दिखाऊंगा भी, सेटरिंग का भी दिखाऊंगा और सोल्ट वेजिंग का भी दिखाऊंगा, डोंट वरी। पहले आप समझो कि हाँ मैकेनिकल डिसइंटीग्रेशन में क्या क्या आता है। ठीक है जी, अब केमिकल वेदरिंग में क्या आएगा, तो केमिकल वेदरिंग आपको देखने को मिलेगा कि इसमें लिक्विड या मॉइस्चर का यूज होगा। ठीक है, जैसे हाइड्रेशन, ठीक है, सोल्यूशन, कार्बोनेशन, ऑक्सीडेशन, चिलेशन। ठीक है, चिलेशन में क्या होता है, मिक्स ऑफ केमिकल प्लस बायोलॉजिकल। बायोलॉजिकल क्या होता है, मैंने बताया था कि फ्लोराइड फार्म काम करते हैं। ठीक है, ब्रेक डाउन ऑफ द मटेरियल करने का। अब जैसे कि मैं तुम्हें हाइड्रेशन एग्जांपल दूं, तो हाइड्रेशन में आपको कैल्शियम सल्फेट और जब वाटर मिलते हैं तो करता क्या है, वो रॉक के अंदर क्या कर लेता है, वाटर को एब्सॉर्ब कर लेता है। तो जैसे जिप्सम बन गया, कैल्शियम सल्फेट और वाटर जो मिलता है मिलकर ये जिप्सम बन जाता है, तो ये ऑब्जॉर्ब करते हैं वाटर को, तो ये हाइड्रेशन कहलाएगा। सॉल्यूशन क्या होगा, इसके अंदर एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर नहीं होता, इसके अंदर वाटर जाकर मिल जाता है। ठीक है, सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूशन बनाता है। अभी कार्बोनेशन का, ऑक्सीडेशन का, अब ऑक्सीडेशन का तो भैया बहुत सिंपल है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन जानते हो आप। ठीक है, और ऑक्सीडेशन से आप ये बनते हो कि रॉक्स बनते हैं, है ना, तो ये तो बहुत सिंपल है, ये तो आप जानते हो, केमिस्ट्री में अपने पढ़ा होगा क्लास 9th की, ठीक है 10th की, उसमें पढ़ा होगा। चिरेशन क्या होता है ये जानो, चिरेशन में क्या होगा, ये डिकम्पोजिशन होगा ऑफ ऑर्गेनिक मेटेरियल का। ठीक है, तो रिजल्ट करेगा ये फॉर्मेशन ऑफ ह्यूमिक एसिड, ह्यूमिक एसिड समझते हो ना, हुमस, हुमस बनती है ना, ह्यूमिक एसिड होता है, विच प्रोकुलेट्स डाउन थ्रू क्रैक्स एंड जॉइंट्स एंड क्रोड्स रॉक सरफेसेस एंड causes disintegration of स्पेशली मेटालिक रॉक्स। ठीक है, तो जो मेटालिक रॉक्स होते हैं उनका डिसइंटीग्रेशन करेगा क्या, ये चिलेशन। अब चिलेशन के अंदर मैं आपको एग्जांपल दे दूं, जैसे लाइकन्स, लाइकन्स के ऊपर क्वेश्चन आ रखा है ना प्री के अंदर, तो लाइकन्स जो रॉक्स के ऊपर जो क्रिएट करते हैं वो चिलेशन इम्पैक्ट बनाते हैं। ठीक है जी, चलो, तो ये आपको केमिकल वेदरिंग समझ में आ गई। अब मास मूवमेंट पढ़ने से पहले दोस्तों और लैंडस्लाइड्स पढ़ने से पहले मैं आपको ना ये सब जो मैकेनिकल डिसइंटीग्रेशन में अभी आपको पढ़ाया था ना, इसके डायग्राम के थ्रू मैं आपको अभी समझा देता हूँ। ठीक है दोस्त, चलो दोस्तों, अभी मैंने आपको एक्सोजेनिक जियोमॉर्फिक मूवमेंट्स के बारे में पढ़ाया है। ठीक है, कि भैया एक्सोजेनिक में डेरिवेशनल फोर्सेस होते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर मैंने आपको वेदरिंग, ठीक है, वेदरिंग के सिग्निफिकेंस, फिजिकल वेदरिंग प्रोसेस और एक्सफोलिएशन, ठीक है, ये सब के बारे में बता रहा था मैं आपको। लेकिन इसको अभी मैंने आपको डिटेल में नहीं पढ़ाया, ठीक है, डायग्राम के थ्रू नहीं पढ़ाया, तो पहले इसको डिटेल में पढ़ लेते हैं फिर आगे बढ़ेंगे, है ना। सो वेदरिंग के अंदर मैंने बताया था डिसइंटीग्रेशन होता है रॉक सॉइल का। ठीक है, और एक बात और दोस्त कि भाई इसके अंदर हमें ना अभी जो एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है ना वो पढ़ना है। जैसे कि अभी हम फिजिकल वेदरिंग पढ़ रहे थे, जिसको हम मैकेनिकल वेदरिंग कह रहे थे, मैकेनिकल डिसइंटीग्रेशन होता है इसके अंदर। ठीक है, मोलिकुलर स्ट्रेस लगते हैं इसके अंदर, जो कि इंड्यूस होता है टेम्परेचर से, सीर स्ट्रेस से। तो मैंने बताया था कि इसके अंदर कौन कौन से एजेंट्स होते हैं, ये तो मैंने अभी आपको हैंड रिटन नोट्स के अंदर पढ़ा दिया था, है ना। बाकी अभी आपको ना जैसे मैं एक्सप्लेनेशन पढ़ा रहा था ना, तो एक्सप्लेनेशन होता है किससे, तो ये ड्यू टू प्रेशर रिलीज और अनलोडिंग से होता है। बस आपको यह ध्यान रखना दोस्तों प्री एग्जाम के लिए, इतना कुछ आपको याद नहीं होने वाला, लाइन टू लाइन, वर्ड टू वर्ड, ये कभी याद नहीं होने वाला। आप इसके अंदर क्या कर सकते हो, अंडरस्टैंडिंग डेवलप करोगे, डिफरेंस देखोगे। ठीक है, जब अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी तो डिफरेंस समझ में आ जाएगा आपको। एंड सेकंड थिंग दोस्तों
कि ये कौन से एजेंट से डिसइंटीग्रेशन हो रहे हैं। एजेंट्स आपको याद रखने हैं कि मेन कोज क्या है जिससे ये हो रहा है, ठीक है। क्यों एक्सफोलिएशन बोल रहे हैं इसको, क्यों बोल रहे हैं इसको, क्योंकि इसके अंदर ड्यू टू प्रेशर रिलीज होता है और अनलोडिंग होती है। अब प्रेशर रिलीज और अनलोडिंग कैसे होता है ये आपको समझना है, बस इससे ज़्यादा आपको याद नहीं रखना भाई, याद नहीं रहेगा आपको, ठीक है। मैं लिख के दे दूंगा, इतना कुछ पढ़ना होता है, याद नहीं रहने वाला आपको, रट के चले जाओ, नहीं आएगा एग्जाम में तो फिर फायदा क्या होगा, ठीक है। तो इतना समझ के जाओ कि आप आराम से प्री एग्जाम में क्वेश्चन आए तो आप सोल्व कर जाओ बस, ठीक है जी। तो इसके अंदर क्या होता है, इंट्रूसिव इग्नियस रॉक होते हैं जो डीप होते हैं बीनीथ द अर्थ सरफेस, जो अंदर होते हैं ना, और अंडर द ट्रेमेंडस प्रेशर ड्यू टू ओवरलेइंग लोड, ठीक है। ओवरलेइंग लोड होगा इनके ऊपर, तो रिमूवल ऑफ ओवरलेइंग लोड बिकॉज of continued erosion caused by vertical pressure release with the result of the at upper layers of the rock expand the fracture parallel to the surface। मैं दोस्तों मैं इसको आपको डायग्राम के थ्रू ही समझा सकता हूँ, जैसे कि आपको यहाँ ना डायग्राम के अंदर दिखाई दे रहा होगा कि ये क्या हो रहा है कि भाई ये ना, ये देखो नीचे की तरफ डाउनवर्ड मूवमेंट कर रहे हैं, ये हो किससे रहा है, तो ये इसके ऊपर ना एक वर्टिकल प्रेशर लग रहा है, ठीक है। इनके ऊपर वर्टिकल प्रेशर लग रहा है जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि जो है रॉक जो है अपर लेयर की जो रॉक है वो एक्सपेंड कर रही है और फ्रैक्चर कर रही है पैरेलल टू द सरफेस, और जिसकी वजह से देखो इनके अंदर मूवमेंट हो रहा है स्टार्ट, वही नीचे की तरफ डाउनवर्ड मूवमेंट जा रहे हैं। ओवर द टाइम शीट्स ऑफ रॉक ब्रेक अवे एंड फ्रॉम द एक्सपोज्ड रॉक्स अलोंग विद द फ्रैक्चर एंड प्रोसेस इज नोन एज द एक्सफोलिएशन। एक्सफोलिएशन ड्यू टू प्रेशर रिलीज इज नोन एज सीटिंग। बस इतना ही ध्यान रखो दोस्तों कि एक्सफोलिएशन अगर होगा प्रेशर रिलीज की वजह से, प्रेशर जो है रिलीज हो गया तो ये कहलाएगा सीटिंग, ठीक है जी। बस फ्रैक्चर पैरेलल टू द सरफेस होता है इसके अंदर, ये ध्यान रखना क्योंकि रॉक एक्सपेंड होती है फ्रैक्चर पैरेलल टू द सरफेस। बस बस एक्सप्लेनेशन क्यों होता है ये आपको बस समझ में आ गया, इससे आगे नहीं पढ़ना, ठीक है। ग्रेनुलर डिसइंटीग्रेशन क्या होता है, तो ग्रेनुलर पीसेस दिखाई दे रहे हैं आपको, इसके अंदर ये जो है डिसइंटीग्रेशन हो गया। अब ये होता है रॉक के अंदर कंपोज ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोर्स ग्रेन मिनरल्स की वजह से, ठीक है। तो डार्क कलर मिनरल्स एब्सॉर्ब मोर हीट देन लाइट कलर मिनरल्स, दिस लीड्स टू डिफरेंशियल एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मिनरल ग्रेन्स रिजल्टिंग इन ग्रेन बाय ग्रेन सेपरेशन फ्रॉम द रॉक। दैट मीन्स कि जिसके पास जो डार्क कलर के जो ग्रेन्स होते हैं वो ज़्यादा हीट ऑब्जॉर्व करते हैं और लाइट वाले कम करते हैं, तो डिफरेंस आ जाता है किसके अंदर, थर्मल डिफरेंस आ जाता है उसके अंदर, तो इसकी वजह से एक्सपेंशन होता है और कॉन्ट्रैक्शन होता है किसका, मिनरल्स ग्रेन्स का, जिसकी वजह से ग्रेन बाय ग्रेन सेपरेशन होती है रॉक की। बस इसके अंदर इतना ही समझना है और आपको समझ में आ भी गया होगा। फ्रोस्ट वेदरिंग होती है, फ्रोस्ट के अंदर मैंने बताया था आइस बनती है, ठीक है। तो फ्रोस्ट वेदरिंग इज द कलेक्टिव नेम फॉर सेवरल प्रोसेस where ice is present. These processes include frost shattering, frost wedging और freeze and thaw weathering, ठीक है। During cold season, the water present in the pore spaces or fracture in the rock freezes into ice and its volume expands. This repeated freeze thaw cycle exert tremendous pressure on rock walls, tear apart even when the rock are massive, ठीक है। तो फोर्स और थ्रो कैसे होगा, ऐसा आइस बनी, आइस पिघल गई, फिर बनी, पिघल गई, तो इसके अंदर क्या होगा, क्रैक्स आने लग जाएंगे जिसकी वजह से सब्सिक्वेंट फ्रीजिंग और थ्रोइंग होने की वजह से इसके अंदर वेदरिंग स्टार्ट हो जाएगी रॉक के अंदर, ठीक है। चलो ब्लॉक सेपरेशन फ्रीज एंड थ्रो वेदरिंग की वजह से भी हो सकता है, ठीक है। सेटरिंग कैसे कहते हैं, तो सेटरिंग के अंदर ध्यान रखना हायर एंगुलर पीसेस के अंदर ये क्या होते हैं, ब्रेक डाउन हो जाते हैं। तो सीवर फ्रोस्ट कैन disintegrate rocks along weak zones to produce highly angular pieces with sharp corners and edges. Shattering piles rock fragments called scree at the foot of mountain areas or along slopes। तो ध्यान रखना हाई एंगुलर पीसेस में ये टूट जाते हैं, तो एंगुलर पीसेस बनते हैं इसके अंदर, और ये भी फ्रोस्ट की वजह से होता है। सोल्ट वेदरिंग क्या होती है, तो सोल्ट क्रिस्टल एक्सपेंड कर जाता है ड्यूरिंग क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस से, ठीक है, जिसकी उससे होता है। और मास वेस्टिंग और मास मूवमेंट ये आपको पढ़ना है, ठीक है, इसके कोर्सेज पढ़ने हैं और ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। इसके अंदर स्लो मूवमेंट्स के अंदर आपको क्रिप मूवमेंट पढ़ना है, ठीक है। रैपिड मूवमेंट के अंदर अर्थ फ्लो, मड फ्लो, ठीक है, और डेब्रिस एवलांचे ये पढ़ने हैं। और देखो दोस्तों लैंडस्लाइड्स इन इंडिया का पढ़ना मेन से क्वेश्चन आ रखा है 2021 में, डिफरेंशिएट द कोजेज ऑफ लैंडस्लाइड्स इन द हिमालयन रीजन एंड वेस्टर्न घाट्स, और ये मैंने आपको शॉर्ट नोट्स में प्रोवाइड कर दिया, ये देखो, या
मैं आपको यही पढ़ा था ना अभी, ग्रेनुलर डिसइंटीग्रेटेड फ्रीजिंग एंड थ्रो, एक्सप्लोरेशन, लोडिंग, एक्सपेंशन, सेटरिंग, सॉल्ट वेजिंग, है ना? और केमिकल के अंदर भी आपको ये पढ़ाऊँगा अभी, डोंट वरी, ठीक है? तो मास मूवमेंट के अंदर मैं अभी आप बता रहा था कि मास मूवमेंट में क्या होगा, डिटैचमेंट होगी, डाउन द स्लोप मूवमेंट होगा। मास मूवमेंट के अंदर डिटैचमेंट होगी और डाउन द स्लोप मूवमेंट होगा। इसके अंदर सॉइल क्रीपिंग के अंदर मेन इसको डिफरेंस करते हैं, फ्लो क्रीपिंग में फ्लो मूवमेंट के अंदर और स्लाइड के अंदर। तो अगर स्पीड देखोगे तो एक्सट्रीमली स्लो देखने को मिलेगी सॉइल क्रीपिंग के अंदर, और मिड मतलब थोड़ा बीच वाली बात करो दोनों से, तो फ्लो में थोड़ा मीडियम देखने को मिलेगा स्पीड, और स्लाइड के अंदर फास्ट और इंस्टेंट मूवमेंट होता है। स्लाइड में एकदम धड़म से नीचे गिर जाएगा, ठीक है? वाटर अगर एजेंट देखोगे ना, और वाटर एज एजेंट देखोगे तो ये प्रोसेस को और बढ़ा देगा, ठीक है? सॉइल क्रीपिंग के अंदर इस प्रोसेस को नहीं भी होगा तो चल जाएगा, लेकिन अगर वाटर होगा तो प्रोसेस को बढ़ा देगा। और फ्लो के अंदर देखोगे तो वाटर वाटर यहाँ पर जरूरत होती है, वाटर की यहाँ पर सबसे ज़्यादा जरूरत होती है फ्लो के अंदर, और अप टू द सैचुरेशन की जरूरत होती है। सैचुरेशन समझते हो ना, सैचुरेट करने के लिए, ठीक है, रॉक्स को। अब यहाँ पर स्लाइड के अंदर वाटर नहीं भी हो तो कोई बात नहीं, अगर वाटर होगा तो ये फास्टन कर देगा प्रोसेस को, ठीक है? रिस्क देखोगे, सबसे ज़्यादा रिस्क अगर देखोगे ह्यूमन ह्यूमन को, तो यहाँ पर कम होती है सॉइल कीपिंग के अंदर। जहाँ पर फ्लो हो रहा है, फ्लो मूवमेंट हो रहा है, वहाँ पर हाई होती है, और स्लाइड वाले में वेरी हाई होती है, ठीक है? अब ये सॉइल लूज कैसे करता है, क्रीपिंग कैसे होती है, ठीक है? यहाँ पर मैंने थोड़ा गलत लिख दिया जल्दबाजी में, मैं इसको सॉइल लिख दूँ, ठीक है? लूज सॉइल, ठीक है? तो यहाँ पर सॉइल की क्रीपिंग हो जाती है, अपर लेयर चले जाते हैं तो सॉइल क्रीपिंग होगी। और दोस्तों अगर इसके अंदर वाली लेयर भी जाएगी ना, तो वो रो क्रीपिंग कहलाएगी, ठीक है? ऊपर वाली सरफेस वाली जाएगी सॉइल क्रीपिंग, उसके अंदर वाली भी इसके ऊपर जाने के बाद नीचे वाले के अंदर भी जाने लगे तो ये रॉक क्रीपिंग कहलाएगी। और एक बात और, फ्लो फ्लो के अंदर आपको डेब्रिस फ्लो, अर्थ फ्लो, बड फ्लो, एवलांचे फ्लो भी पढ़ना है, ठीक है? और स्लाइड के बारे में डिफरेंस दे दिया मैंने। हाँ, लैंड स्लाइड्स जो होती हैं सबसे ज़्यादा, ठीक है? स्लाइड के अंदर लैंड स्लाइड्स, वो आपको ये पढ़ना है कि भैया हिमालयाज़ और वेस्टर्न घाट में क्या डिफरेंस है। देखो मेन से मैंने आपको क्वेश्चन दिखा भी दिया, ठीक है? क्या आया है 2021 के पेपर में, तो चलो पढ़ लेते हैं इसके बारे में भी। तो हिमालयाज़ के अंदर आपको देखने को मिलेगा कि सिस्मिक एक्टिविटी सबसे ज़्यादा एक्टिव है। सिस्मिक मतलब अर्थक्वेक, ठीक है? तो सबसे ज़्यादा एक्टिव है हिमालयाज़ के अंदर, तो इसलिए सबसे ज़्यादा लैंडस्लाइड्स कहाँ देखने को मिलेगा, तो हिमालयाज़ में देखने को मिलेगा। यहाँ वेस्टर्न घाट के अंदर स्टेबल है सिस्मिक एक्टिविटीज, ज़्यादा आपको अर्थक्वेक देखने को नहीं मिलेगा। भाई यहाँ पर माउंटेन जो है स्टीपर है, स्टीपनेस आपको ज़्यादा यहाँ पर देखने को मिलेगी, स्टीपनेस यहाँ भी देखने को मिलेगी। हाइट हाइट में सबसे ज़्यादा हाइयर है, लेकिन ये ज़्यादा हाइट में ज़्यादा हायर नहीं है, लेकिन हाइट यहाँ भी देखने को मिलेगी। वाटर देखने को मिलेगा, वाटर सबसे ज़्यादा आपको हिमालयाज़ में देखने को मिलेगा। हाई रेनफॉल होती है, ग्लेशियर की वजह से रिवर बनते हैं यहाँ पर, ग्लेशियर पिघलते हैं तो, ठीक है? तो उसकी वजह से भी लैंडस्लाइड होते हैं। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से भी रेनफॉल होती है यहाँ पर, ठीक है? वेस्टर्न डिस्टर्बेंस में आपको पढ़ाऊंगा क्लाइमेटोलॉजी के अंदर, ठीक है? तो यहाँ भी आपको रेनफॉल हाई देखने को मिलेगी, लेकिन अगर हिमालय से कंपेरिजन करोगे तो हिमालय के बहुत सारे सोर्सेस हैं वाटर के, यहाँ पर रेनफॉल ही है बस। रिवर देखने को मिलेंगे हिमालय के अंदर, पेरेनियल रिवर्स देखने को मिलेंगे, सदाबहार वाले। यहाँ के जो रिवर हैं वो लेंदी होते हैं, हाई इरोसिव कैपेसिटी के होते हैं, वर्टिकल ड्रिलिंग भी करते हैं ये। और यहाँ पर जो रिवर होते हैं वो सीजनली होते हैं और लॉन्गर भी नहीं होते इतने, ठीक है? यहाँ पर जो रिवर होंगे वो एंटीसीडेंट भी देखने को मिलेंगे, जैसे इंडस है, सतलज है, ब्रह्मपुत्रा है, ठीक है? एंटीसीडेंट है, ठीक है, रिवर। तो यहाँ पर ऐसे एंटीसीडेंट नहीं देखने को मिलेंगे। अगर यहाँ पर देखो जो रिवर देखेंगे मिलेंगे वो यूथफुल स्टेज में देखने को मिलेंगे, यहाँ पर जो देखने को मिलेंगे आपको मैच्योर ओल्ड स्टेज में देखने को मिलेंगे। क्लाइमेट चेंज अगर मैं डिवीजन करूँ तो यहाँ पर क्लाइमेट चेंज की वजह से भैया ग्लेशियर मेल्टिंग हो रही है, ठीक है? मतलब क्लाइमेट चेंज में देखोगे यहाँ पर ग्लेशियर मेल्टिंग हो रही है, क्लाउड बर्स्ट जैसे फिनोमेना ज़्यादा हो रहे हैं यहाँ पर, और ऐसे में यहाँ पर आपको मतलब क्लाइमेट चेंज के अंदर आपको ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है? क्योंकि ग्लेशियर यहाँ पर है ही नहीं जो मेल्टिंग होगी, ठीक है? अब मैं आपको केमिकल वेथिंग पढ़ा देता हूँ, ठीक है? केमिकल वेथिंग रह गया है, मैंने आपको इसके एग्जाम्पल दे दिए हैं दोस्तों, ठीक है? लेकिन आपको मैं थोड़ा बहुत पढ़ा देता हूँ सबके बारे में, हाइड्रेशन, सोल्यूशन, कार्बोनेशन, ऑक्सीडेशन और चिलेशन के बारे में। चिलेशन के बारे में मैंने आपको पढ़ा दिया है ना? चलो फिर भी थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। तो लैंड स्लाइड्स इन इंडिया के बारे में मैंने आपको एग्जाम्पल दे दिया कि टेक्टोनिकली एक्टिव है ना हिमालयाज के अंदर, ठीक है? डेवरेज एवलांची क्या होते हैं ये पढ़ लेना दोस्त, ठीक है? और मड फ्लो, है ना? ये सारे अर्थ फ्लो, ठीक है जी? मैंने आपको शॉर्ट नोट्स में दे दिया है। अब आगे बढ़ते हैं दोस्त। और टेक्टोनिक एक्टिविटीज मैं पढ़ा चुका हूँ आपको,
ठीक है, ये सब मैं पढ़ा चुका हूँ आपको पिछले चैप्टर के अंदर। और ये देखो मैंने अभी पढ़ाया था आपको ये ब्लॉक माउंट डिस्क कैसे बनते हैं, ठीक है, फोल्ड माउंट डिस्क कैसे बनते हैं, और बोर्ड क्रिएशन भी पढ़ा दिया मैंने आपको, ठीक है। अब आगे यही बता दिया आपको डिस्ट्रक्टिव इफेक्ट्स ऑफ वोल्केनोस, यही बता दिया मैंने आपको। हॉटस्पॉट वोल्केनिज्म भी बता दिया मैंने आपको। रॉक साइकिल भी बता दिया, टाइप्स ऑफ रॉक्स एंड रॉक साइकिल बता दिया। अर्थक्वेक के बारे में बता दिया, पिछले लेक्चर के अंदर अर्थक्वेक में बता दिया था। आगे बढ़ो। यस, अब जो मुझे आपको पढ़ाना है ना दोस्त, वो पढ़ाना है फ्लूइड लैंडफॉर्म्स और साइकिल ऑफ इरोजन, और ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ाऊंगा। वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगी, है ना, और मैं इसको भी शॉर्ट नोट्स के थ्रू ही पढ़ाऊंगा। अभी मुझे पढ़ाना था आपको केमिकल बेहतरीन वाला, है ना। सो दोस्तों मैं आपको हाइड्रेशन पढ़ा रहा था ना, तो हाइड्रेशन में होता क्या है, इज द केमिकल एडिशन ऑफ वाटर होता है दैट इन्वॉल्व्स रिजिड अटैचमेंट ऑफ H प्लस आयंस एंड OH माइनस आयंस टू द एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स ऑफ अ मिनरल, ठीक है। इसमें हाइड्रेशन मैंने आपको पढ़ाया था क्या होता है ना, व्हेन अ रॉक मैटर मिनरल्स टेक अप वाटर, this increase the volume creates physical stresses within the rock. For example, iron oxides are converted to iron hydroxides which are larger in volume, ठीक है। हाइड्रेशन इज रिवर्सिबल and continued repetition of this process causes fatigue in the rocks and may disintegrate them. The volume changes will also help physical weathering through exfoliation or granular disintegration. ये होता है हाइड्रेशन। अब देखो दोस्तों बहुत बेसिक है, इसमें समझाने लायक कुछ नहीं, मैंने समझाया था जो समझाना था मेरे को। हाइड्रोलिसिस के अंदर क्या होता है, बायोलॉजिकल हाइड्रोलिसिस प्रोसेस इन विच वाटर मॉलिक्यूल इज कंज्यूम्ड, यहाँ वाटर मॉलिक्यूल कंज्यूम हो जाता है टू अफेक्ट द सेपरेशन ऑफ लार्जर मॉलिक्यूल इनटू पार्ट्स। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था सिलिकेट का, कार्बोनेट मिनरल्स का, ठीक है। और देखो एक बात और, बायोलॉजिकल हाइड्रोलिसिस इज एन इंपॉर्टेंट रिएक्शन इन कंट्रोलिंग द अमाउंट ऑफ CO2 इन द एटमॉस्फेयर एंड कैन अफेक्ट क्लाइमेट। ये भी ध्यान रखना दोस्त, ठीक है, कि भैया कंट्रोल करने के लिए CO2 को बायोलॉजिकल जो हाइड्रोलिसिस होती है वो इम्पोर्टेंट रिएक्शन है, ठीक है, हमारे एनवायरनमेंट के अंदर, ठीक है। ये बस प्री के लिए इम्पोर्टेंट है। और देखो दोस्तों मैं ज़्यादा ना इसके अंदर डेप्थ में जाना नहीं चाहता। हाँ एक बात और ध्यान रखना, रेड सॉइल जो मिलती है ना आपको, ठीक है, हमारे इंडिया के अंदर, उसके अंदर आयरन की मात्रा ज़्यादा होती है, फेरस की मात्रा ज़्यादा होती है, और ये ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन से ही बनते हैं, ठीक है जी। ये आपके एग्जाम के लिए थोड़ा इंपॉर्टेंट था, मैंने पढ़ा दिया आपको। अब थोड़ा इसको आप खुद भी पढ़ लेना दोस्त, कि मैं नहीं चाहता कि मतलब अगर ये जो रिवीजन लेक्चर है इसके अंदर मैं आपको एक वर्ड टू वर्ड लाइन बाय लाइन पढ़ाता जाऊँ, ठीक है, तो ये एक तरीके से फाउंडेशन कोर्स बन जाएगा, रिवीजन सीरीज नहीं रहेगी ये, फाउंडेशन कोर्स बन जाएगा। तो ठीक है, मैंने आपको यहाँ पर अभी हाइड्रेशन, सॉल्यूशन, कार्बोनेशन, ऑक्सीडेशन, चलिए इसका एग्जांपल देते हैं केमिकल बेहतरीन के अंदर। और इतना डेप्थ में मतलब अभी तक UPSC गया नहीं है, ठीक है, और मैंने जितना आपको मतलब डेप्थ में नॉलेज दे दी है ना, इतना सफिशिएंट है आपके प्री एग्जाम के लिए दोस्त, ठीक है। मेंस के लिए थोड़ा और डेप्थ में पढ़ना पड़ता है, ठीक है, मेंस में डिफरेंसेस ज़्यादा देखना पड़ता है, और मेंस में जो है ना ब्रॉडर टॉपिक आते हैं, मतलब इतने छोटे-छोटे टॉपिक नहीं आते, टॉपिक्स नहीं आते, जैसे कि लैंडस्लाइड्स के ऊपर क्वेश्चन आया, तो वो यहाँ पर पूछ लिया, हिमालय के अंदर, वेस्टर्न घाट्स के अंदर ज़्यादा क्या डिफरेंस है ना? ज़्यादा प्रो लैंडस्लाइड्स क्यों होते हैं हिमालयस के अंदर, वेस्टर्न घाट्स के अंदर कम क्यों होते हैं? ऐसे करके क्वेश्चन आते हैं मेंस में भी, है ना? और प्री में कंसेप्चुअल क्वेश्चन आते हैं, वो मैंने आपको कंसेप्ट बिल्ड कर दिया सब में, डिफरेंस भी दे दिया है। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर दोस्तों हम जियोमॉर्फोलॉजी का एंड कर देंगे, ठीक है, जियोमॉर्फोलॉजी खत्म हो जाएगी आपकी, ठीक है। उसके बाद हम क्लाइमेटोलॉजी स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो के बाद हम क्लाइमेटोलॉजी को स्टार्ट कर देंगे। क्लाइमेटोलॉजी को तो और डेप्थ में पढ़ाऊंगा, क्योंकि क्लाइमेटोलॉजी का वेटेज ज़्यादा होता है ज्योग्राफी के अंदर, ठीक है। क्लाइमेटोलॉजी से क्वेश्चन UPSC ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। चलो तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलते हैं, अभी के लिए इतना ही, बाय।